गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मोबाइल भेज दो। बेचारा जो भी बच्चा होगा कहीं इधर उधर हो जाता, परेशान हो जाएगा। थैंक यू। देखो कमाई हो गई आज। भाई लास्ट में कौन बैठा था कॉर्नर पे? अभिषेक। कोई बाहर बच्चा बोल रहा मोबाइल तो बोल देना यार, कोई बाहर खड़ा हो तो। किसी का मोबाइल छोटा है, जब जाओगे तब बोल देना, नहीं तो आ जाएगा। वैसे तो 10 मिनट में अपने आप ही आएगा, मोबाइल है छोड़ेगा तो है नहीं। होगा आज खत्म ये चैप्टर, बोलो हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर है। आज कर ही देते हैं खींच खाच के, फिर अगला पॉली शुरू करेंगे। मजा आपको थर्ड चैप्टर से आना शुरू होगा मैथ्स में। नशा, हाँ जी ये लो भैया, ध्यान से भाई, ये तुम्हारे बच्चे ईमानदार हैं पूरे पूरे। बच्चों एक बारी क्लास स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा आप सबने ध्यान देना चाहिए कि बातें फिर नहीं होती हैं, ठीक है ना। फिर आराम से आप करें और बैठें समझें, और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ बात करनी है टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हम 1.5 आवर पढ़ रहे हैं तो फुल्ली यूटिलाइज हो, वो खराब ना हो हमारा। छायांक वीडियो खोल के पढ़ो भाई, रोज नहीं कहा जाएगा, फिर मैं मीटिंग से लीव करा दिया करूँगा। वीडियो खोल के ही पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा चल रहा था बोलो? 26 हो गया था, 26 है ना, 27। कोई कोई क्वेश्चन खास है तो उन्हें ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन चाहे आज तुमने ट्राई मारे, तुम्हें समझ में भी आ गए मेरे बोलने से, मे भी 10 दिन बाद फिर हिल रहे हो, फिर थोड़ा सा लगे इस टाइप का क्वेश्चन नंबर बदल के आया, नहीं हो रहा, तो 2-4 बारी करने पड़ते हैं, जब जाके ठीक से तैयार होते हैं। मुश्किल हम मैथ्स में किसी भी चीज़ को नहीं कहते, जो आप समझ पा रहे हो मुश्किल कैसे हो जाएगा, और हर चीज़ आप समझ पाओगे, सामने देखते रहना। 125, 162, 259, सबको डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। मेरे कहने से मत मानना, देखो सब लिखा पड़ा है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, बड़े से बड़ा लार्जेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर ही होता है, कंप्लीट नंबर होता है। बड़े से बड़ा नंबर बताओ अभी, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर विच कैन डिवाइड 125, 162 एंड 259। अच्छा, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है ना इस तरह के क्वेश्चन में, आप ना जल्दबाजी में होते हो, आप लैंग्वेज पढ़ी और आपको सीधा लगता है मैं इस क्वेश्चन का आंसर सोच जाऊं कि क्या होना चाहिए, एसटीएफ होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। ऐसे नहीं होते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल अलग ब्रांच है। अब तक हमने ज्यादा नहीं किया, एक ही बारी किया अब तक, ध्यान से सुन लेना। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए 10th क्लास तो एक छोटा लेवल हो गया जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 11th भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 12th भी पढ़ा रहा हूँ, मैं CUT भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बैचलर भी पढ़ा रहा हूँ, मैं मास्टर भी पढ़ा रहा हूँ, आपसे 10 साल बड़े बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उन बच्चों को भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं आता है, तो उनको भी ऐसे ही बोला जाता है, भाई बहुत भयंकर क्वेश्चन होता है, उनको भी ऐसे ही बोला जाता है, यार नॉर्मल डिवाइड लिखो। आप पहले बोल रहे तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, तो नॉर्मल ऐसे सोचो, तीनों नंबर डिवाइड में डाल दिए हमने। सर तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर एक ही नंबर, कोई भी नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर। तो बड़े से बड़ा नंबर तीनों को जो डिवाइड कर दे, वो तीनों का क्या होगा बोलो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर इसके एक बार दोबारा से सोचना, इसके बहुत सारे फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर है। जो कॉमन फैक्टर है तीनों में, वो तीनों में ही कॉमन है, तीनों को डिवाइड करना चाहिए एग्जैक्टली उसने, ठीक है। और जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकाल लिया,
तो ये वो बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा जो तीनों को क्या कर देगा, डिवाइड। लेकिन ये इतना ही हो तो आप खुद ही कर दोगे, मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आधा बैच फंस रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने एक ही नहीं। वो कह रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे, लेकिन यहां पंगा डाल दिया उसने। लेकिन हर केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5, 6 एंड उस बड़े से बड़े नंबर से मैं इसे डिवाइड करूं तो डिवाइड नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। दूसरे को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर, और तीसरे को डिवाइड करूं रिमाइंडर। अब मैंने कुछ बोला नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, किसको क्लियर है सर? मैं तो जानता हूं ये कैसे होगा, मेरे को दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, देख लो, बहुत बैच बहुत बड़ा है, 6-7 बच्चे सिर्फ आ पा रहे हैं। ठीक है, अभी सारे साथ रहना। ठीक है, मैं इन 6-7 के साथ नहीं हूँ, मैं बाकियों जैसा हूँ इस वक्त, मेरे को भी नहीं आ रहा, जैसे पूरी भीड़ को भी नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ भाई तुम ना ये रिमाइंडर मत पूछो। ऐसा होता है ना जब उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे होते, थोड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, तो माइंड में बंद बना लेते हैं, ये ना होता तो कर देता मैं। तो ऐसे सोचो, और ऐसे ही हमेशा सोचना। रिमाइंडर वाली बात नहीं होती तो हम कर देते हैं। सभी सोचो, जो पहली दूसरी क्लास भी चल रही है वो भी सोचो, यार बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। रिमाइंडर हटा लो बस सर, रिमाइंडर मत बोलना, एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला नंबर पूछ लो, बड़े से बड़ा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन बताना, अगर मैंने इन तीनों का एचसीएफ निकाल दिया और उससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर कुछ बचेगा या पूरा डिवाइड हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली डिवाइड करना है, रिमाइंडर 5 चाहिए। आप ध्यान से देखो, 1 मिनट सामने देखते रहना। आपको तो रिमाइंडर 5, 6, 7 चाहिए। चालाकी करते हैं हम इस नंबर में पहले ही 5 माइनस कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया, अभी नहीं आएगा, लेकिन 1 मिनट के लिए सुनना, 1 मिनट पूरा होते ही समझ में आ जाएगा। 125 में पहले ही 5 कम कर लो, बोलो क्या बनेगा? अब बच्चे को जो कंफ्यूज है बोलेंगे पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सोचना चाहिए, अभी सुनते जाओ। 162 में पहले ही 6 कम कर दो, 156। 259 में पहले ही 7 कम कर दो। ठीक है भैया, अब एक बारी मेरे कहने से सोचो, उनको छोड़ दिया मैंने। अगर मैं इन तीनों का एचसीएफ निकालूं, इन तीनों का एचसीएफ जो भी होगा वो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। यहां तक क्लियर है? सारे बच्चे बोलो, इन तीनों का एचसीएफ कोई भी नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। और जो इससे 5 ज्यादा है उसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? दोबारा बोलो, इन तीनों का एचसीएफ इन तीनों को क्या करेगा? एग्जैक्टली डिवाइड। ठीक है, यानी वो जो भी एचसीएफ है वो इसको तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस नंबर से जो 6 ज्यादा है उसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6, क्योंकि वो 6 ज्यादा है। ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ एक बार और सोचो दिमाग लगा के, इन तीनों का जो भी एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन है ना, तीनों में ही है ना, वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ना। अगर इसको पूरा डिवाइड करेगा तो जो इस नंबर से 7 ज्यादा है उसे डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 7। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए 6 3 से डिवाइड हो जाता है और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, हो जाता है ना। अगर 6 से 1 बढ़ा के लिख दे, हम 6 में 1 बढ़ा के 7 बना दे, तो 7 को 3 से करोगे तो क्या पूरा डिवाइड होगा या रिमाइंडर 1 बचेगा? तो मैं कह रहा हूँ 6 अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो मैं 1 बढ़ा दूं और 7 बोल दूं, तो 7 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर ये तीनों इस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो इससे जो 7 ज्यादा है उसे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, इससे जो 6 ज्यादा है उसे डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, इससे जो 5 ज्यादा है उसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए हमारे पास वो बड़े से बड़ा नंबर मिल जाएगा कि ओरिजिनल तीनों नंबरों को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5, 6, 7। मत जाने देना, 1 मिनट और लगाना इसी बात पे। अब सारे मिलके बोलेंगे, जिनको बहुत अच्छे से आता था वो मत बोलिएगा, जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी तक भी बनी हुई है और शुरू में भी थी वो बोलना। बोलो, इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर इन तीनों का क्या होना चाहिए? लेकिन क्या हमें इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढना है या नहीं ढूंढना? नहीं ढूंढना सर, अभी तो रिमाइंडर भी चाहिए। तो आप एक चालाकी करो, पहले यही रिमाइंडर माइनस कर दो सबने, 125 - 5 सब माइनस करके लिख दिए। अब ये 3 नए नंबर आ गए, इन 3 नए नंबरों का एचसीएफ इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और इन तीनों से जो 5 ज्यादा, 6 ज्यादा, 7 ज्यादा होगा उसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 5, 6 और 7। पकड़ में आ गई बात? ये नहीं बोलो मेरे को एचसीएफ किसका निकालना है, क्या लिखूं मैं? टीचर को थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लगता है ना, सीधा माइंड में ही हम कर दे तो बुरा मान जाते हैं टीचर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड आंसर इज एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ 125 या 125 - 5, और दूसरा नंबर 162 या 162 - 6,
और तीसरा 259 माइनस, ठीक है ना सर। तीनों नंबर में जो रिमाइंडर चाहिए वो हमने पहले ही कम कर दिया और बच्चों का एचसीएफ निकाल दिया। बच्चों का एचसीएफ उन बच्चों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और जो उससे 5 6 7 ज्यादा होगा उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 6 7 ही बचना है। तो बोलो एचसीएफ फिर किसका निकालना है? 120 का, 156 का और 250, ठीक है। एचसीएफ सबको निकालना आता है, शुरू हो जाओ, प्राइम वेक्टर बनाओ और एचसीएफ कर दो। कोई कंफ्यूजन है तो कहना एक बारी। जो थ्योरी पे अटक गया थोड़ा सा, नहीं सर रिमाइंडर 5 6 7 वाली बात ना पकड़ में नहीं आई, थोड़ी सी कह सकते हो आप। जो बच्चे पीछे तक बैठे हैं अभी तक हमने पूछा नहीं है आपसे, कोई बच्चा आगे की सीट चाहता है तो बता दो। पीछे तक जितने भी बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा अगर स्पेशल सीट आगे वाली चाहता है जिसकी फीस 3000 रुपये पर मंथ है, जो हम नहीं लेंगे, टेंशन मत लो। अगर चाहते हो तो बता दो। चाहते हो तो तुम तो आगे ही बैठते हो, तुम पीछे क्यों गए? अरे जगह हमारे दिल में देख कितनी सारी है। हाँ आजा दिल में, हाँ फटाफट आ। हाँ तो सही। प्राइम फैक्टर टू का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। दूसरा नंबर 156 के प्राइम फैक्टर बच्चों कल नया चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू हो जाएगा। जब नया चैप्टर शुरू हो रहा हो, पहली दूसरी क्लास गलती से भी किसी की छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आगे चैप्टर समझ में नहीं आता है और पूरे साल ही दिक्कत बनी रहती है। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो ही जाएगा, कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहे हो। लेकिन जब यहाँ की पहली 2-3 क्लास छूट गई तो काफ़ी सफ़र करोगे पूरे साल, और वो 2-3 क्लास आपकी सही रही तो आप शेर बन के रहोगे पूरे साल, ठीक है। तो गड़बड़ मत होने देना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट क्लास नहीं छूटनी चाहिए। बहुत जरूरी काम हो आगे पीछे पूरा करना, चैप्टर के स्टार्टिंग में कभी मत करना। प्राइम वेक्टर सर ये बन गए हमारे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। प्राइम वेक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। और एचसीएफ निकाल लेते हैं। जो बच्चे जितने लेट नए नए आए हैं, कम प्रैक्टिस है, वो हर चीज चेक कर लिया करो ध्यान से। कोई कंफ्यूजन है बोल भी लिया करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 सबके पास है, और 3 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम तो सबके पास है, 3 1 सबके पास है, 5 कॉमन सब में नहीं है, 13 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये 12 हो गया। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जिसे मैं उन तीनों को डिवाइड करूं तो 12 से डिवाइड होगा। रिमाइंडर पहले को डिवाइड करके 5, दूसरे को 6, तीसरे को 7 बचेगा। 1 मिनट सुनना जरा, थोड़ा सा मेरे को अभी भी लग रहा है कुछ बच्चे जो हम कह रहे थे वो उतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में बैठे बोलते चल चलने दे, अभी 70-80% आया, 50% आया, काम चलने दे भैया से कितना ही कहेंगे। 2-3 बारी तो वो खुद ही बोल चुके, कितना बुलवाएंगे। तो सामने सुनना, आप एक बार चेक करो, दिमाग खुलेगा। आपने इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाला है, 1 मिनट पहले वाले को पकड़ो 120। 12 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 120 को डिवाइड कर रहा है, देख लो एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नंबर हमारा 120 नहीं था, 120 से 5 ज्यादा क्या था 125। अगर 125 को करोगे उसी 12 से डिवाइड, 12 टाइम्स 120, तो बोलो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो भाई इन तीनों का एचसीएफ इन तीनों को तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही। और इससे जो 5 ज्यादा है, इससे जो 5 ज्यादा है, इससे जो 6 ज्यादा है, इससे जो 7 ज्यादा है, उन्हें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उनका तो 5 6 7 ही बचेगा। और ये बात पकड़ में, ठीक है भैया, वही मैं आपको डायरेक्ट में समझाना चाह रहा था। ठीक, बढ़े आगे। रिक्वायर्ड आंसर इज 12। जो बच्चे अभी 1-2 दिन में आए हैं भैया, अब आगे वाले टॉपिक पे मैं आपके लिए नहीं रुकूंगा और आप समझ भी नहीं पाओगे अगले 5 7 8 क्वेश्चन। जो पुराना बैच शुरू से कर रहा है उनको सब पता है, बस हाँ नहीं में बता देना आपसे होंगे कि नहीं होंगे। 1-2 करेक्शन है, बस वो नोट करानी है आपको। हटा दूं, सबका हो गया। इधर देखिए, पेन मत चलाइए कोई भी, बस आप बोल बोल के बता दो। जो बच्चे ने सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी मेरे साथ की थी, जिन्होंने नहीं की वो अलग से समझेंगे दूसरे बैच में।
कितने बच्चों ने इरेशनल रैशनल का प्रूफ नहीं सीखा मेरे साथ? कोई एक तो कल ही आया है, उसको तो नहीं पता होगा ना। बस आपको मैं दूसरे बैच में डबलिंग कराऊंगा, बाकी सब बोल सकते हो। बोलो देर है √7 इरेशनल है, तो इसे इरेशनल कौन से मेथड से करोगे? छोटे मेथड से या बड़े से? शॉर्ट मेथड से। किसी को दिक्कत है? कई बार मेथड तो क्लियर है लेकिन आप लिखने बैठे तो हो नहीं पा रहा, कहीं अटक रहा है प्लस में माइनस में, ऐसा फील आ रहा है, बोल देना। प्रॉब्लम दो है, एक कंसेप्ट की, एक कंसेप्ट तो क्लियर है, कैलकुलेशन पे अटक रहा है, तो वो भी तो प्रॉब्लम है, बोलनी तो पड़ेगी ना। बोलो किसी को दिक्कत? हो गया? अब मैं ये कराऊंगा नहीं क्योंकि ये सब हो चुका था। बोलो लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड? किसी को दिक्कत बोल देना है तो हाँ। रफ, क्योंकि रफ बताने में कोई टाइम नहीं लगता, मोटे तौर पे कर रहा हूँ, रफ ही कर रहा हूँ। रैशनल मान लोगे, स्टेटमेंट वगैरह सब अपने आप लिखोगे, रैशनल मान लिया ए बाय बी कर दोगे, तीनों बातें चमका दोगे, ठीक है। और फिर बोला था रूट के अलावा कुछ भी अदर देन रूट वाले नंबर हो तो शिफ्ट मार देना बस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले आप, तो 3 + √7, आपको √7 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को उधर भगा दो, 5a/b, b को इधर मत लाना क्योंकि √7 निकालना है, तो b इधर ले आए तो √7 भी हो जाएगा। 3 को उधर ले जाओ, 3 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। बिल्कुल वही जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे थे वही हो रहा है। इधर आप एलसीएम ले लो, b1 का एलसीएम b हो जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई 5 है, b की 3 से 3b, देख लो ये रैशनल है ये रैशनल है, दोनों इक्वल है, गलत हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम बोलने में शर्माना मत, कैलकुलेशन पे थोड़ा दिक्कत लग रही है, बोलना है आपको। नेक्स्ट, √2 को इरेशनल प्रूफ नहीं गिवन दिया हुआ है, √2 इरेशनल है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। बोलो लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, ये एक बेटर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ एक लैंग्वेज से पूछा गया जबकि इसके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके लिए दोनों ही बेटर है। किसने ये वाला कर लिया वो हैंड रेज कर सकता है, डरो मत, तो आप तो शेर बच्चे हो अगर आपने ठीक कर लिया हो तो। लेकिन बाकी बच्चे सुनना और ये मत मानना आपने पढ़ाई ठीक नहीं की है, ये क्वेश्चन ही नया है, ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं हमने। पहले ये समझो, आप लोग सभी बच्चे ध्यान देना, नया बच्चा भी सुनना, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, बोलो ये नंबर रैशनल होते हैं या इरेशनल? इवन हम इनका प्रूफ भी सीख चुके हैं, और ये एनसीईआरटी में अगर पूरी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी जाए एक प्रॉपर्टी भी लिखता है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तुमने पढ़ा है इस साल, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी सुनना। दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व नहीं होता, दुनिया का कोई भी नंबर जिसका रूट एग्जैक्ट नहीं सॉल्व हो, वो होता है इरेशनल ही है। जैसे √6 का रूट एग्जैक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, सबको पता है, सर फैक्टर बनाएंगे तो ना तो 2 का पेयर ना 3 का पेयर, भाई 2 2 बारी हो तो एक बारी बाहर आ जाए, 3 2 बारी हो तो स्क्वायर से रूट करके 3 एक बारी बाहर आ जाए, पेयर तो नहीं है ना, रूट तो एग्जैक्ट तो नहीं सॉल्व होगा ना, ठीक है भैया। तो पक्का ये भी क्या है? इरेशनल होता है। कोई भी नंबर लिख दो, √50, बच्चा बोलेगा ये तो सॉल्व हो जाएगा सर रूट, मैं कहा नहीं हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा, फैक्टर बनाओगे 5 का पेयर है 5 बाहर आ जाएगा, पूरा तो नहीं सॉल्व हुआ ना। तो बोलो 5√2 तो तुमने पढ़ा भी हुआ है, तुम प्रूफ भी करना जानते हो छोटे तरीके से, ये भी क्या होता है? इरेशनल। सीधी बात, रूट एग्जैक्ट ना सॉल्व हो तो नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले मैं ये वाला क्वेश्चन क्लियर करा दूं, कुछ खेल है मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना बढ़ के भी अगर हमने इतना बड़ा असाइनमेंट कर लिया एनसीईआरटी के बाद, पेपर में बोर्ड में आ गया 2017 में बच्चे छोड़े, ठीक है, वो कह रहे हैं √2 और √3 के बीच के कितने इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये बात ऐसे ना जवाब लेके मैं ऐसे ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर लाइन को तो आप जानते हो, एक बारी 0 और 0.1, 0 और 0.1 के बीच में कितने नंबर होते हैं बता दो, कि नहीं होते हैं, कि होते हैं, कि इनफाइनाइट होते हैं? सर 0 और 0.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्योंकि 0 और 0.1 के बीच में 0.01, 0.001 ये सब उसके बीच के ही नंबर है। डेसिमल के बाद डिजिट 0 वाली बढ़ाते रहो, जितने मर्जी लिखते रहो, सब 0 और 0.1 के बीच में आते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना, किन्हीं 2 सबसे छोटे नंबर आप दुनिया के जो बोल सकते हो, बिल्कुल आसपास के, बिल्कुल इसके पास वाला नंबर बोल दो कोई भी, इन दोनों के बीच में भी पूरा यूनिवर्स बैठा हुआ है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा। हर 2 नंबर के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट। तो ये दुनिया के कोई भी 2 नंबर है, आप थोड़ी वैल्यू थोड़ी जान रहे हो इनकी, तो इनके बीच में रैशनल पूछ कितने हैं? इनफाइनाइट है। इनके बीच में इरेशनल पूछ कितने हैं? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो पहले उसने कोई भी 2 नंबर है, ये समझ रहे हो ना, 0 और 0.1, तो छोटा छठी का बच्चा तो ये पढ़ाया जाता है 0 से ठीक अगला 0.1 बढ़ाएगा तो 0.1 आ जाएगा। तो छठी का बच्चा जिसकी मैं थोड़ी सी कमजोर भी हो तो वो तो ये जानता है 0 और 0.1 के बीच में कुछ नहीं है, 0 से जस्ट नेक्स्ट 0.1 है। लेकिन आप इतने साल पढ़ के आए हो, 0 और 0.1 के बीच में देखो 0.01 लिख सकता हूँ, 0.1 का मतलब है 1/10,
1 का 10वां हिस्सा, और 0.01 का मतलब है 1/100, 1 का 100वां हिस्सा। तो 1 का 10 हिस्सा और 1 का 100वां हिस्सा तो उसके अंदर ही आएगा, उसके बीच में ही आएगा। तो समझ रहे होंगे, ऐसे तो मैं 0.001 लिखूंगा 1 का 1000वां हिस्सा, 1 का 10,000 पार्ट। तो ये सब तो भैया उसके बीच ही बैठे हुए हैं, इनफाइनाइट नंबर लिख सकता हूँ मैं। कहानी क्लियर है? तो √2 और √3 के बीच पहले बोला इरेशनल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इरेशनल नंबर इसके बीच में कितने हैं। तो पहला आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, पूरा लिख लेना। ये कहानी क्लियर है भैया? अब उसने बोला 2 लिख के बता दे। जब इनफाइनाइट है तो 2-4 तो आप लिख ही सकते हो। बच्चा बोल रहे ये नहीं लिखे जाएंगे, ये बड़ी टेंशन की बात है। पक्का लिख सकते हैं। ये √2 है, 2 के बाद 2.1 का रूट बोल लो। अरे सॉल्व तो कोई कर ही नहीं सकता ना, बस 2.1 का रूट। क्या ये रूट एग्जैक्ट सॉल्व होगा? नहीं होगा। एक बार ही डेसिमल हटा दो इसमें से, इसका मतलब ये है। और बोलो 21 का रूट एग्जैक्ट सॉल्व होगा या 10 का होगा? नहीं होगा ना। और जिन नंबरों का रूट एग्जैक्ट सॉल्व ना हो वो नंबर क्या होते हैं? आया ना इरेशनल। कितने बोलोगे उतने लिख देते हैं। ठीक है, बोलो ये क्या बनेगा? रूट तो ना 22 का एग्जैक्ट सॉल्व हो रहा ना 10 का। किसी एक का हो भी जाए, मान लो ऊपर 25 होगा तो 25 का रूट 5 हो भी जाएगा, लेकिन नीचे रूट 10 तो नहीं होगा ना। और 5/√10 भी क्या होगा? इरेशनल। ठीक है भैया, जितने भी लिख सकते हो आपको मन है भाई। ठीक है भैया, और आगे ऐसे बढ़ा बढ़ा के भी लिख सकते हो। बच्चा बोले ये तो 7-8 ही होंगे, 9 हो जाएंगे। 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक 9 हो गए सर। आप कह रहे इनफाइनाइट नहीं, 2.11 भी तो लिख सकते हो, 2.12 भी लिख सकते हो, 2.13 का रूट रहेगा, लेकिन वो भी तो लिख सकते हो। जितने मर्जी लिखते जाओ। कहानी क्लियर है? ठीक है भैया, 2 नंबर बीच में आ गए जो कि इरेशनल है, इरेशनल नंबर। ठीक है भैया, करो फटाफट से, सिंप्लीफाई कर देना। बस पूछे हैं उसने, लिखने हैं, प्रूफ नहीं मांगा है हमसे, तो हमने उसके बीच के 2 इरेशनल नंबर लिख दिए। नहीं, मैंने नीचे सिंपल करा। अच्छा, वो देखो सोच तो गलत नहीं है, लेकिन कोई टीचर, मतलब आपका आंसर सही है, आपने सही सोचा है, और अगर मैं ठीक जानता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ मान लो आपका पेपर, तो मैं तो नंबर दूंगा। लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है कि पता नहीं कैसा टीचर हमारा पेपर हाथ लग जाए, तो थोड़े बेसिक से मेथड देते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो गलत नहीं बोला, लेकिन आपने बोला बिल्कुल ठीक है कि डेसिमल से नॉन रिपीटिंग नंबर कोई भी बीच का लिख देते तो बात बन जाती। और समझदारी तो वही होती है, लेकिन करना मत, करना है। नहीं कर पाओगे, सिलेबस नहीं है ना। ऐसा नहीं मुश्किल है, अभी आपको सिखाया नहीं, और सिखाने का टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर भी बात आ जाएगी सिलेबस नहीं है। फिर मैं दूसरे उस बच्चे वाली बात से आंसर पूरा करा दूंगा आपको। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बीच का एक डेसिमल नंबर लिख देंगे आपको, 1, 2, 50 जितने मर्जी लिख देंगे, वो सारे रेशनल है। वो तो डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। हो गया, बढ़ाए आगे। लेकिन करके ये गए पेपर में क्या आया सुनो। ये मतलब फ्री में नंबर कटते हैं, रियल नंबर 2, 4, 5 बार ही हो जाएगा। अब आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो तो पेपर देने से पहले लगेगा कुछ नहीं अटक सकता इसमें। अब टीचर क्या पूछेगा, देखो पूरी तैयारी के बाद, √2 और √3 के बीच में कोई 2 रैशनल नंबर बता दे। अब तुम्हें रैशनल तैयार कराए हैं, वही तो करोगे ना। रैशनल पूछ गया, देखो कितने बच्चे लिख सकते हो, हाथ खड़े करो। देखो हम लोग ना कितनी भी क्लास ले ली आपने, अभी तक बात यह है कि हम रटना सीख रहे हैं, हम दिमाग चलाना नहीं सीख रहे हैं। जिस दिन ये मोमेंट आ जाएगा उसी दिन बेटरमेंट कुछ होगी, उसी दिन फायदा होगा। एक बारी दिमाग तब चलेगा, पहले मुझे बता √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू और √3 की अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू होती है, किसी को याद है? 9th में यूज हो रही थी किन्हीं चैप्टरों में। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में यूज हो रही थी। सरफेस एरिया वॉल्यूम होगा, सॉलिड होगा, मेंसुरेशन होगा, हो रही थी यूज। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414। ठीक है भैया, √3 की होती है 1.73205। बोल कितनी बोलेगा? ठीक है, नहीं मेरे से ज्यादा तो पक्का बोलेगा। एक बच्चा आया मेरे पास 10वीं में, मैं अपने आप को इतना प्रकांड पंडित मानता हूँ कि भैया सब कुछ आता है मेरे को। बोलता भैया √3 की वैल्यू। मैं कहा हाँ बोल। वो बोलना शुरू हुआ, बोलता भैया आप ना गूगल कर लो पहले। ठीक है, और गूगल को बोलो 100 डिजिट तक लिख दे। 100 डिजिट तक रिपीट नहीं होती। ठीक है, कोई दोबारा पैटर्न नहीं है, कोई रिपीट नहीं होती। मैंने गूगल पे 100 डिजिट तक बोला, उसको लिख दे, उसने लिख दी। वो बोला आप देखो, तर 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 करके 100 डिजिट, 10th का बच्चा। मैं कहा भाई तू तो तेरे को पढ़ना ये मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है,
बड़े आएंगे। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट की तो पक्का याद होनी चाहिए, मैथ्स में बहुत यूज होती है। ये इतनी लंबी याद मत रखना। √3 की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ा सा मेरे को कहना पड़ेगा कि याद करना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं उनमें इतनी यूज होती है किसी को याद नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही याद हो जाती है। तो भैया अगर वैसे तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ना खत्म होते ना रिपीट होते, चलते जाते हैं। अब ये ना रिपीट हो ना खत्म हो, चलते जाए, तो ये रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। अब मैं क्या करूं जबरदस्ती, क्योंकि मेरे को रैशनल लिखने हैं, मैं बोलूं यार इसके आगे का मैं नहीं बता रहा आपको, लिख ही नहीं रहा, इसके आगे का भी कुछ नहीं लिख रहा। एक बारी माइंड में अपना पर्पस पूरा करने के लिए इन्हें टर्मिनेटिंग बना दो, सर ये खत्म हो रहे हैं, लगभग √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, और हमने आगे के सारे डिजिट छोड़ दिए, और √3 के ये वैल्यू है, आगे के सारे छोड़ दिए। अब इसके बीच का कोई भी डेसिमल नंबर लिखो, जैसे 1.41 से ठीक अगला क्या आएगा? क्या मैंने इसे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, खत्म करा दिया? अब खत्म करा दिया तो डेसिमल तो मैं हटा सकता हूँ, तो क्या बना, इरेशनल या रैशनल? तो आ गया दोनों के बीच का ही है रैशनल नंबर। अब जितने मर्जी लिख दो, तो बोलो 1.41 से अगला 1.42, तो उससे अगला बोल लो, और डेसिमल हटा दो, क्योंकि आपने टर्मिनेट करा रखा है। तो 2 डिजिट की डेसिमल है तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो आनी है, तो रैशनल तो बन गया। तो ये तरीका रैशनल लिखने का हो जाता है। एक बहुत समझदार बच्चा बैठा, उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना। पिछले क्वेश्चन के लिए जब मैं करा रहा था, मैंने तो अपने तरीके से बता दिया आपको। उसने कहा भैया इन दोनों के बीच के रैशनल लिखने हैं। वो कह रहा है भैया देखो ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप क्या करो 1.41 1.73 अंदाज आओ, उसके बीच का कोई भी नंबर बनाओ, जैसे 1.42, और आगे ना बस ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाल दो, ना खत्म हो रहा ना रिपीट हो रहा। ठीक है भैया, या कुछ भी लिख दो रैंडम, 1.41 के बाद ही आएगा, कुछ भी रैंडम लिख दो, रिपीट मत कराना, बस 5-7 डिजिट लिख दो ताकि टीचर को तसल्ली हो जाए, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कुछ खत्म नहीं हो रहा, डॉट डॉट डाल दिए, तो ये क्या होगा, इरेशनल। तो एक आ गया ऐसे, अगला भी लिख दो। ये बात क्लियर है? तो उसने कहा, मैंने जब उसने मेरे को कहा, मैंने कहा नहीं जवाब बहुत अच्छा दिया आपने, करेक्ट है, क्योंकि ना ये खत्म हो रहा ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर। लेकिन हर टीचर ना इस पे नंबर नहीं देता, उनकी भी अपनी वजह है। वो कह रहे हैं भाई अब इसमें मैं क्या मानूं कि रिपीट नहीं होगा, क्या पता यही चीज दोबारा आ जाए। तेरा एग्जांपल कैसे दिखा रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा? कुछ गलत नहीं है आपका ये कहना, क्योंकि रिपीट तब होता है जब हम ऊपर बार लगाए, बार नहीं आए तो मतलब रिपीट हो ही नहीं रहा, इसका तो मतलब यही होता है। लेकिन एक आधा टीचर अटक जाता है, इस बात पे नंबर नहीं देता। तो मैंने इरेशनल वाली बात तो अपने तरीके से पूरी कराई, हर कोई नंबर दे दे, 2.1 का रूट, 2.2 का रूट, ठीक है भैया, और वो बीच का ही नंबर है, और बीच के नंबर है, रूट सॉल्व भी नहीं हो रहा है, रैशनल है, आसानी से खत्म हो गया। और रैशनल पूछे हो तो इनके अंदाजे की डेसिमल वैल्यू, उनके बीच के कोई 2 डेसिमल नंबर लेकिन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग में डेसिमल हटाऊंगा तो ये रैशनल नंबर बीच के आ गए। तो एक जरा साइड नोट पे रैशनल नंबर भी कर लो, इन्हीं के बीच के, ध्यान रहे आपको, इन्हीं के बीच के रैशनल नंबर हो गए। हाँ बोलना, कोई दिक्कत भाई? ऑनलाइन छाया हाँ 5 की भी कर लो, 2.236, वैसे √2 √3 सबकी नहीं रखनी पड़ेगी। और आ जाए तो हम कोई एक ऐसा चैप्टर भी कर लेंगे जिसमें 8th में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था रूट निकालने का, वो हमारा रिकॉल हो जाएगा। तो जैसे 7 का रूट मुझे भी नहीं याद है, सच्ची बात बताऊं, लेकिन निकाल लूंगा कुछ सेकंडों में मेथड से। हो गया बच्चों? आगे देखो, जल्दी जल्दी खत्म करें, नया चैप्टर शुरू होता हो तो कर ही लें आज। √3 बोलो, इरेशनल कौन से मेथड से होगा? किसी को दिक्कत? √5 इरेशनल कौन से मेथड से होगा? √2 इरेशनल। इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने नहीं करा होगा, करेक्शन है, करेक्शन है, ये रूट एक्स्ट्रा प्रिंट है यहाँ, ये नहीं है, यानी ये क्वेश्चन है 2 + 5 √3, करेक्ट कर लेना। बोलो हो जाएगा इरेशनल छोटे मेथड? ठीक है भैया। ऐसे 2-3 क्वेश्चनों में सेम प्रॉब्लम चल रही है। किसने करेक्शन अपने आप बना ली थी? तैयार तो आप ही हुए हो, आपको करेक्शन भी सोचनी आनी चाहिए क्वेश्चन देख के, जब इतने क्वेश्चन कर लिए हो तो। 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, कौन सा मेथड? नेक्स्ट, यहां भी सेम करेक्शन है बच्चों, ये रूट हटा लो बस, छोटे मेथड से इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। अब सुनना शुरू करना, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन भी, और करेक्शन बोल दूंगा तो भी कई बच्चों की प्रॉब्लम फिर भी बनी रहेगी, जबकि आसान क्वेश्चन है।
सामने देखो, पहले करेक्शन सुन लो। ये एक्चुअली ना हमने, छोड़ो सारी बातें आपको ही क्यों बताई जाए, मतलब मैं बताना चाहता हूँ करेक्शन क्यों कैसे क्रिएट हुई। ठीक है, खैर ये a दिया हुआ है, p की पावर 3 है, ये p इंटू 3 नहीं है जैसा दिख रहा है, p पावर 3 इंटू q पावर 4। b की वैल्यू आपको लिखनी है p स्क्वायर, सभी सुन लो ध्यान से, पहले करेक्शन सुन लो q q। फिर बोल रहा है p और q कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है होंगे भाई। फिर बोल रहा है ab का, a का मतलब दे रखा है, b का मतलब दे रखा है, बोल रहा है इन दोनों का SCF निकाला ना, SCF ऑफ ab। मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहाँ सही प्रिंट है ही नहीं। AB का SCF निकाला, देखो दिख क्या रहा है, और एक्चुअली ये है ऐसे p की पावर m इंटू q की पावर n, ये पावर बनेगी। और फिर बोल रहा है LCM ऑफ AB निकाला, सामने देखते रहो, अभी बीच बीच में पेन मत चलाना, ये भी गलत लिखा बड़ा है। तो LCM जो आएगा p की पावर r। अब आप क्वेश्चन मत दिमाग लगाओ, मैं जितना मर्जी पढ़ लूँ इस साल, तुम्हें एक ध्यान रखना है, मैं जितना मर्जी पढ़ा दूं और तुम घर बैठ के 100 क्वेश्चन कर जाओ, ये माइंड में हमेशा रखना, बोर्ड में नया क्वेश्चन मिलेगा, हमने पूरे साल नहीं करा होगा और हमें सोचना पड़ेगा, तो उस दिन तो डर लगेगा। अभी रोज नया ही क्वेश्चन होता है तुम्हारे लिए, फाइट मारा करो, घर में बैठ के फाइट मार रहे हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। उसने पूछा क्या है, ये बस ठीक बात है, बोल रहा है m प्लस एन इंटू आर प्लस एस की वैल्यू बता दो। कोई बच्चा मेरे को भी बता देगा भैया ये वैल्यू तो मैं निकाल दूं, अगर आप मुझे m n r s बता दो, मान लो m1 है n2 है ऐसा बता दो वैल्यू, तो वैल्यू भर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो ठीक, किस किस को दिख रहा है m n r s कैसे आएगा, बहुत आसान है 100% बच्चों के लिए। ये सोचने को डेवलप करना है, ये सिर्फ मेरा इंतजार नहीं करना है, टीचर बताएगा तभी होगा, कोई भी कर सकता है। कोई सबसे कमजोर बच्चा अपने आप को मानता है ना, वो अपने ऊपर हाथ रख दे, सर मेरे से नहीं होगा, करा के दिखा दो, एक शब्द नहीं बताऊंगा, पूछते पूछते उसी से खत्म करा दूंगा पूरा क्वेश्चन, और सही होगा। बोलो बोलो सर मेरे से नहीं करा सकते आप, एक भी बोल दो, वही कर देगा, है ही कुछ नहीं। बोलो इन दोनों नंबरों का क्या दिया हुआ है आपको, एक बारी बोलो, इन दोनों का SCF तो आप भी कर सकते हो, ऊपर ऊपर से देखना, P यहाँ 2 बारी है, P यहाँ 3 बारी है, कितनी बारी कॉमन, P 2 बारी, यानी अगर हम इन्हीं दो नंबरों का SCF निकालें, ये कोई मैं समझा रहा हूँ ऐसा थोड़ी है, तो आप भी बता दोगे सर SCF तो हम भी निकाल लेंगे p स्क्वायर, और बोलना क्यों कितनी बारी कॉमन। तो बताओ ये कौन सा बच्चा इस बैच में नहीं कर सकता था, सब कर सकते थे, कर सकते थे SCF। तो बोलो SCF तुमने ये निकाला, इसने ये दिया, तो बोलो p बेस तो सेम है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए था, m का मतलब क्या आया 2, q की पावर 3, और यहाँ क्या दी हुई है q की पावर, तो SCF तो जो उसने दिया वो भी ठीक है, जो हमने निकाला वो भी ठीक है, ठीक है तो सेम है, तो बोलो n क्या होना चाहिए 3, तो ऐसे ही LCM भी आएगा। फिर तो LCM भी हमें निकालना आता ही है। बोलो LCM का रूल क्या होता है, शॉर्टकट बोलना, वैसे तो होता था फर्स्ट के सारे फैक्टर सेकंड के एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, एक लाइन ज्यादा लगती है, वो एक लाइन भी बतानी है तो सारे फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, रिपीट मत करना, कोई भी फैक्टर, सारे फैक्टर लिखने और बड़ी बड़ी पावर लिखनी है। पहला फैक्टर क्या है p की पावर यहाँ 3 है यहाँ 2 है, बोलो हाईएस्ट पावर क्या है। फिर अगला फैक्टर q, बड़ी पावर 4 और 3 में हाईएस्ट क्या है, और p और q हो गया, तो दोबारा तो लिखने नहीं है, ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर ही होता है ना LCM, कोई दिक्कत है तो बोल, इतनी गंदी शक्ल क्यों बना ली। ठीक है 2 और 3 में हाईएस्ट क्या होता है 3। ठीक है अब इक्वेट करो, बोलो r का मतलब क्या आया और s का मतलब, तो जब p q r s आ गया तो भर दो ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बोलो m का मतलब क्या आ गया था यहाँ 2, n का मतलब 3, यहाँ इक्वेट करे r का मतलब 3, s का मतलब 4, और ये वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो m का मतलब क्या पुट करूंगा मैं 2 प्लस n का मतलब 3 इंटू r का मतलब 3 प्लस s का मतलब 4, 3 प्लस 2 5, बीच में साइन नहीं, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 7, मल्टीप्लाई करके आंसर 35 कर दो फटाफट। कोई कंफ्यूजन है बोलो पहले। SCF आया, SCF पे कंफ्यूजन है पहले सोच लो, आ गया क्या आया p स्क्वायर, p की क्या पावर है 2, और बुक ने क्या दिया, अलग होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो m क्या हुआ सेम। हाँ एक और बारी, और भी कोई होगा, किसको दिक्कत आई है, यहाँ SCF तो निकल गया सर, MNPQ नहीं पता लगा, क्या कह गए आप, शर्माओ मत, हाथ खड़े करो एक बारी, पूरा हाथ खड़े करो। SCF निकालने में कोई दिक्कत है पहले वो बोलो, होगी तो बोल देना, क्लियर है। एक बारी जब आप, मेरे को नहीं समझाना एक्चुअली कुछ, आप सिर्फ जो पूछ रहा हूँ वो जवाब देना। FCF आपने निकाला, बोला p 2 बारी आया, p की पावर क्या आई बोलो एक बारी, जिनकी प्रॉब्लम है p की पावर क्या आई 2, और उसने क्या दी है
दोनों में एचसीएफ की इसने दी है एम पी की पावर और हमारी आई है 2, तो बोलो पी की पावर अलग अलग आनी चाहिए कि सेम होनी चाहिए? भाई एचसीएफ तुम जो दोगे, किताब देगी सही देगी, हमने निकाला सही निकाला, तो सेम तो आना चाहिए। तो अगर मेरी यहाँ पी की पावर 2 आई है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए? 2, यानी एम का मतलब क्या हुआ? 2, जब भी तो एचसीएफ सेम आएगा। उसने दिया क्यू की पावर एन, हमने तो निकाल दिया भाई क्यू 3 बारी आया है, तो क्यू यहाँ एन बारी, यहाँ 3 बारी, तो एन का मतलब क्या हुआ? जब 3 होगा, जब यहाँ 3 लिखोगे जब भी तो सेम आएगा, तो एचसीएफ तो सेम ही होना चाहिए, तो इसलिए एन क्या हुआ? 3। ये बात क्लियर हो गई? बस इक्वेट कर रहे हैं। इसने ये दिया एलसीएम, और देख लो, तुमने ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं थी एलसीएम, तब तुम्हारा पी एलसीएम में कितनी बारी आया? 3 बारी, तो इसका भी तो 3 बारी होना चाहिए। इसने तो पी की पावर आर लिख रखी है, यानी आर का मतलब क्या हुआ? 3। क्यू तुम्हारा आया 4 बारी, इसने एस बारी लिख रखा है, तो यानी एस का मतलब क्या होना चाहिए? 4। ठीक है ना? और वो पी, ये सारी वैल्यू एम एन आर एस लिख के बस डाल दी, इसमें पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी। पुट करने में दिक्कत है? आगे आया समझ में क्या कह रहा हूँ? और कोई दिक्कत किसी को भी? आगे बच्चे, नेक्स्ट, ये एक बहुत खास बात है। पूरे मैथ्स के पेपर में 38 क्वेश्चन होते हैं, चाहे 9th पढ़ के आए हो फाइनल टर्म, चाहे 10th में आप पढ़ना। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है 38, अगर ये इस साल कुछ और ना चेंज कर दें, उस 38 क्वेश्चन में 19वां 20वां क्वेश्चन जान निकालने वाला हो भी सकता है, या बहुत आराम से भी खत्म हो सकता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तक पता सबको है पैटर्न वैटर्न, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बहुत साइंटिस्ट की तरह से अभी तक पढ़ के आया हो, मैं इस पे श्योर हूँ। 19-20 क्वेश्चन होता है पेपर में, हर पेपर में असर्शन रीजन वाला। कौन बच्चा कहता है सर असर्शन रीजन मेरे को पता होता है, कैसे ट्राई करते हैं, टॉपिक आप पढ़ा दो, क्वेश्चन मैं कर लूंगा। बताओ असर्शन रीजन के बारे में आपको चीजें पता है तो चलो असर्शन का मतलब बता दो क्या होता है, वर्ड का ही मतलब बता दो। उसको बोलने दो ना शेर को जिसने हाथ खड़ा किया, आपने तो हाथ भी नहीं खड़ा किया। असर्शन का मतलब स्टेटमेंट, और रीजन का मतलब कारण। कितना शुद्ध हिंदी मतलब बताया। जैसे ही आपने रीजन का मतलब कारण बोला, वैसे ही आप फेल हो गए। अब आप मैथ्स का क्वेश्चन गलत कर सकते हो अगर मैं ट्रैप बनाऊं, अगर आपका टीचर ट्रैप बनाए तो आप उस ट्रैप में फंस के रहोगे। अगर आप गलत नहीं बोल रहे, रीजन का मतलब होता कारण ही है। लेकिन ध्यान से सुनना भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे ऐसे हैंडल करना सीखना। क्योंकि देखिए 9वीं तक जनरल मैथ्स चल रही थी, अब 10वीं में फंसाएगा भी अगर आपने अच्छी नहीं पढ़ाई कर रखी होगी। जिन बच्चों को नहीं पता असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, देखिए असर्शन का मतलब तो स्टेटमेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट मैथ्स की। वो स्टेटमेंट हम सही भी बोल सकते हैं आपको और गलत भी, तो आपको यही ढूंढना होता है सही है गलत है, इतना तो पता ही है आपको। लेकिन जब हम बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं ना, जितने मर्जी साइंटिस्ट हो, अगर आप रीजन को रीजन बोल के ही पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप ठीक कर ही नहीं सकते। क्योंकि बच्चा देखो, कोई भी बच्चा है, तुम्हें सबको पता है असर्शन मतलब इसमें 4 ऑप्शन भरनी होती है, याद ही होंगी कौन सी है। पहले ऑप्शन में हमेशा क्या लिखा होता है? असर्शन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। दूसरी होती है असर्शन ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इन्हीं दोनों में पंगा होता है। इन दोनों में से कोई एक ढूंढनी हो ना, तो आपको चने चबाने पड़ सकते हैं जबरदस्त वाले। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं, किसी किसी में। ध्यान से सुनते रहना। असर्शन एक स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स कोई भी चेक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। रीजन का मतलब बोलो, सारे आपको क्या पता है आज तक, हिंदी में ही बोल दो, कोई बात नहीं। कारण, अगर रीजन को तुम पहले ही रीजन पढ़ रहे हो, तो जब रीजन पढ़ ही रहे हो तो यानी वो इसी का रीजन है। आप तो रीजन का मतलब कारण मानते हो ना, तो रीजन है मतलब इसी का हुआ फिर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही कह दिया आपने बिना क्वेश्चन पढ़े। रीजन को रीजन पढ़कर कभी नहीं सोचना होता, रीजन को स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ना होता है हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, बाल बराबर का फर्क डालेंगे, जरा सा हिलाएंगे बस क्वेश्चन को। आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे ना, आपने उसे रीजन पढ़ा है। असर्शन ट्रू आ गई, सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रीजन भी ट्रू आ गया, दोनों बातें सही सोची है आपने, दोनों क्या आ गए? ट्रू। और रीजन का मतलब आपके लिए क्या है? रीजन, जब रीजन है वो तो यानी ऊपर वाले का ही तो हुआ। नॉर्मल बच्चा जो ज्यादा नहीं पढ़ाई करता तो उसके लिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, वो यही पार्ट मार्क करके आता है। जबकि हकीकत में रीजन को रीजन पढ़ के, रीजन मान के कभी नहीं पढ़ना। रीजन को क्या मानना है? स्टेटमेंट नंबर 2। अब स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू निकलाई, ठीक है, आपकी नॉलेज है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ी, वो भी ट्रू निकलाई, ये भी आपकी नॉलेज है। आप रीजन तो नहीं बोल रहे ना इसे, आप इसे स्टेटमेंट 2 बोल रहे हो, तो स्टेटमेंट 2 की 2 स्टेटमेंट 1 की वजह से आई है, ये कहाँ जरूरी है? रीजन पढ़ रहे हो तो रीजन तो आया ही ऊपर वाले से होगा, रीजन मान ही नहीं रहे हम उसे। स्टेटमेंट 2 सर पता नहीं वो स्टेटमेंट 1 से आ भी सकती है कि नहीं आ सकती। अब दोबारा से दिमाग लगाया, क्या ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 से आ सकती है? अगर आ सकती है तो स्टेटमेंट 2 रीजन है स्टेटमेंट 1 का।
अब हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, स्टेटमेंट 1 के लिए। अब कौन सी ऑप्शन मार्क होगी? ये बात सिर्फ ऐसे सत्संग सुनाने से नहीं जाती है, समझ में आती है। ये तो कई बच्चे तो बहुत बोर हो जाते, परेशान हो जाते, पता नहीं कितनी बाल की खाल खींचना पकड़ पकड़ के। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तब हम इसको डिलीवर कर पाते हैं। आज पहली बार ही था, ऊपर ऊपर से बोल के छोड़ दिया। अब जाने तो टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बार चारों ऑप्शन बोल दो असर्शन रीजन में। पहली ऑप्शन क्या होती है, याद होनी चाहिए, बार बार नहीं पढ़ेंगे हम। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, दोनों ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरी क्या होती है, लेकिन नहीं, वो लिख के हर जगह होती है, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। और चौथी क्या होती है, असर्शन फॉल्स। और कई बार तुम्हारे टीचर बहुत शाने होते हैं कुछ स्कूलों के, वो पांचवी भी देते हैं, असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स। और जब पांचवी देते हैं तो क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाद में बताऊंगा सारी बातें, अभी इस क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेटमेंट ए, असर्शन, product of two number is 5780 and their SCF is 17, then their LCM must be 340। बड़ी अजीब अजीब बातें होती है भैया जब फ्लो में चल रहे होते हैं ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करा के भेजते हैं, कोई नॉलेज की दिक्कत नहीं, खूब प्रैक्टिस मार के गए, इसके 100 में 100 आने चाहिए। क्या करा इसने, देखो इसने पढ़ा बड़ी तेजी से क्वेश्चन, सर 2 नंबर की प्रोडक्ट 5780 है, उनका SCF 17 है, उनका LCM 340 है, करना क्या है सर ये तो बता दो। पेपर में बैठ के 10 मिनट सोच रहा है करना क्या है, इसमें पूछा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। किस किस को पता है करना क्या है, बस बोलना मत प्लीज। देख रहे हो अभी भी बैच में इस वक्त भी बच्चे ऐसे मौजूद हैं, उन्हें नहीं पता करना क्या है। अरे क्वेश्चन में असर्शन ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, कि अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट ये है, SCF है, तो LCM यही आएगा, अगर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। यही तो बताना है स्टेटमेंट सही है गलत है। तो बोलो 2 नंबर की प्रोडक्ट, साथ रहना, 2 नंबर की प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होती है? अच्छा 2 नंबरों की प्रोडक्ट तो उसने डायरेक्ट दे रखी है 5780, तो दोनों की प्रोडक्ट तो लिख दी हमने। उनका SCF क्या दे रखा है, तो इससे हम LCM निकाल सकते हैं। मान लो LCM यही आ गया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, सही है, असर्शन सही आ जाएगी। तो लेफ्ट राइट नहीं करते, कैंसिल, शिफ्ट कर लेते हैं। चलो अब 17 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 340 वाकई वही आ गया, यानी बोलो असर्शन क्या निकली मेरी, ट्रू। अब रीजन पे आ जाओ। SCF फैक्टर होता है LCM का, कल कोई स्टेटमेंट समझाई थी आपको, LCM को किन्हीं भी नंबरों के LCM को उनका SCF हमेशा क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी LCM का फैक्टर क्या होगा, SCF, ठीक। तो ये भी है, यानी ट्रू तो रीजन भी है। अब जो बच्चा मान लो थोड़ा मैथ्स उसका कमजोर है, बहुत अच्छा मैथ्स नहीं है, और वो रीजन मान के ही पढ़ता है, तो जब असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, वो इसे रीजन मान रहा है, रीजन की फील ले रहा है, तो इसका मतलब रीजन तो ऊपर वाले से ही आए होते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन अपने आप ही बोल देगा। वो तो गलत हो गया भाई, असर्शन ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी ठीक है, LCM का वेक्टर SCF होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन LCM का वेक्टर SCF होता है उस वजह से क्वेश्चन हुआ है, किसी फॉर्मूले की वजह से हुआ है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही है, इस वजह से थोड़ी हमने वो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है भैया। आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। कोई भी दिक्कत है तो बोल देना, कर लो, जिसने नहीं करा। बी पार्ट आ गया ना, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझते है तो बोलना। थोड़ा लालच करिए कि मेरे को नंबर फुल लेने हैं अपने पहले स्कूल एग्जाम में, इस चैप्टर का अगर टेस्ट आ गया तो। नहीं तो क्या बार बार सेम चीजें, थोड़ी इधर उधर की चीजें करें, थोड़ा सा बोरिंग लगता है शुरू में, तो उससे निकलने का एक ही तरीका होता है, मोटिवेशन बनाए रखना है। तो नंबर देखो 100 में 100 लाने हैं, मेरे 40 आते थे 80 करने हैं, डबल करने हैं, तो मेहनत करने को फिर मन होगा ना। जिसके 95 आते हैं तो 95 ही आते हैं, 100 ही नहीं आते उसके बेचारे के। इंटेलिजेंट तो बहुत है वो, तो एक एक चीज बारीकी से करता है, बार बार करता है, यार ये आखिरी के 5 तो नहीं कटने दूंगा, जान लगा दूंगा, गलती नहीं करूंगा कोई भी, आता तो सब कुछ है। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट सामने देखो, कई बार ही हो चुका है, जल्दी में करते हैं, सारे बच्चे बोलते रहेंगे जो जो पूछ रहा हूँ। LCM और SCF की रेशियो पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के।
ठीक है, जब भी रेशियो निकालनी हो तो किस बात की इंपॉर्टेंस? ऑर्डर की। सर अगर किन्हीं दो चीजों की रेशियो निकालनी है उन्हें डिवाइड करना पड़ता है, और जो पहले बोला उसे ऊपर रखना पड़ता है और जो बाद में बोला उसे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बोल रहे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। 1 का एक ही फैक्टर है, ना प्राइम ना कंपोजिट। 2 और 3 के दो दो फैक्टर है प्राइम, तो 1 2 3 तो कंपोजिट हुए नहीं। 4 पहला कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इसके दो फैक्टर है। ठीक है, बोल रहे दोनों का एलसीएम और एचसीएफ की रेशियो बता दो, तो भैया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसके फैक्टर 2 × 2, तो बोलो दोनों का एलसीएम निकालना है। पहले फर्स्ट के सारे फैक्टर 2 दो बार, ये सेकंड के एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो एलसीएम क्या आ गया 4। दोनों का एचसीएफ निकालना है, क्या आएगा? दोनों में हाईएस्ट कॉमन 2। रेशियो निकालनी है एलसीएम 4 एचसीएफ 2, डिवाइड करके रेशियो क्या आ गई? चाहे क्वेश्चन हमें 50 बारी करना पड़े, हम रिपीट में छोड़ते नहीं है, ये ध्यान देना। आज रिपीट हो रहा है ना, ये साल में 10 बारी और भी आएगा, जहां जहां आएगा बार बार करते जाएंगे, बस इतना धीरे नहीं करेंगे, बाद में बहुत जल्दी जल्दी करा करेंगे। नेक्स्ट, x और 18 का एलसीएम दिया हुआ है 36, एचसीएफ दिया हुआ है 2, बोल रहा है x बता दो। हर बच्चा जानता है किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ के बीच में फॉर्मूला होता है। सामने देखो, दो नंबरों की प्रोडक्ट, उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के क्या होती है? इक्वल। मिल गई इक्वेशन, x निकाल दो, लेफ्ट राइट ही काट दो, 18 2 36, बोला x क्या आ जाएगा? किसी को दिक्कत? जिसने करा नहीं है जरा रफ नोट करते रहना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलते रहना, कोई भी कंफ्यूजन बन जाए कहना जरूर। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे भयंकर क्वेश्चन है, जो हमें इक्वली 10th क्लास में, इक्वली 12th के बाद, इक्वली बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद, इक्वली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, सारे एंट्रेंस एग्जाम में हमें इसे पढ़ाना पड़ता है। हर जगह आता है क्वेश्चन, आज से 6 साल बाद भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से फाइनल कर लेना। किस किस को फाइनल था? एक बार ही हम कर चुके हैं ऐसा कुछ। ठीक है, किसने निकाल लिया आंसर बता दो पूरे बैच में? एक भी नहीं? अरे भाई एक बार तो कर लिया, कुछ ने तो कर ही लेना चाहिए था। फिर इतनी सारी कंफ्यूजन है, ट्राई किस किसने किया था वो तो बता दो। इतने सारों ने ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट नहीं कराने वाला, पहले बेसिक सुनो, जल्दी जल्दी बोलते रहना भाई, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। मैंने कहा किन्हीं दो नंबरों की रेशियो दे रहा हूँ 3:2 है, रफ लिख रहा हूँ थोड़ा सा। सारे बताओ नंबरों की रेशियो कैसे आती है? उन्हें मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? और जब डिवाइड करते हैं, मान लो पहला नंबर 30 था, दूसरा नंबर 20 था, रेशियो के लिए डिवाइड कर दिया, तो जो कुछ तो काटा होगा आपने, कुछ भी अपने मन से काट दिया होगा, कुछ कॉमन काट दिया होगा या हाईएस्ट कॉमन काट दिया होगा। ये ध्यान देना, दो नंबरों की रेशियो निकालने में हाईएस्ट कॉमन नंबर काटा जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना, कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं हम सब। अब बोलो दो नंबर की रेशियो 3:2 है, और छोटी क्लासों में आपसे कहा जाता था बच्चे नंबर मान के दिखा, दोनों रेशियो दी है नंबर मानो, तो टीचर तो रटा देते हैं। रेशियो जब भी दी हो ना तो उनके साथ बस नंबरों के साथ x लगा दो, तो पहला नंबर आप मान सकते हो 3x और दूसरा रटना मत। मुझे बताओ जब रेशियो बनाई है तो दोनों में कुछ भी काटा है, हाईएस्ट कॉमन काटा? सेम चीज काटी है ना, और वो हाईएस्ट कॉमन भी है, तो हाईएस्ट कॉमन हमें नहीं पता क्या काटा है, उसे ही हमने क्या बोला और उससे ही वापस मल्टीप्लाई करा दिया, जो काटा है वही मल्टीप्लाई करा दिया, 3 × x 2 × x। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नए पुराने सबको क्लियर है अच्छे से? अभी ध्यान से फाइट मारना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है। अब इस बात को जाने दो। अब मैं कह रहा हूं पहले यही बात एक बार ही और पूरी करा दो यार। दो नंबर की रेशियो 5:3 है, बोलो पहला क्या मानोगे? एक एक बच्चे को बोलना है जो पूछ रहा हूं। दूसरा, ये तो आप रट के भी बोल देते, क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। दूसरी बात बताओ, ये x कहां से आया, क्यों आया? सर जब डिवाइड करके रेशियो बनाई है तो हाईएस्ट कॉमन काटा, हाईएस्ट कॉमन पता नहीं है क्या है, वो x बोला और x वापस मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों नंबर आएंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं कुछ उल्टा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इन दोनों नंबर, इसको भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं। मैंने बोला दो नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है और तुम्हें दोनों नंबर मानने हैं, तो अब कैसे मानेंगे? तो बच्चा मतलब थोड़ा भी तेज हो ना तो बोले भैया दोनों में हाईएस्ट कॉमन पार्ट तो 15 है, ये तो पता ही है आपको, तो दोनों के फैक्टर में 15 तो आना ही चाहिए, वो तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। उसके अलावा कुछ और भी होगा, वो कुछ और जो भी है वो x नहीं बोल सकते, आप सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन इतना ही है। तो बताना जो भी कुछ और होगा उनमें कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा? यानी ये दोनों जो बचे हुए फैक्टर है वो अलग ही होने चाहिए। यानी जब एचसीएफ दे दे और नंबर मानने पड़े तो पहला क्या माना जाता है? 15 और दूसरा क्या माना जाता है? देखिए अगर बिल्कुल गरीबों वाली मैथ्स करनी है, बहुत मुश्किल बनाना है मैथ्स, 1 मिनट में खत्म करो, बिल्कुल मत समझो, रट लो। ठीक है, बस रट लो, समझ में आई नहीं रहा बस फिर रट लिया। एचसीएफ 15 है तो पहला 15 है, दूसरा 15 भी, और इसे मजेदार बनाना है। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन बनाओ मजेदार। सर दोनों का हाईएस्ट कॉमन पार्ट 15 है, दोनों में 15 तो आना ही चाहिए।
इससे ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इसके अलावा जो भी होगा वो कुछ अलग रैंडम नंबर होंगे, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, वो अलग अलग होंगे, तो वो अदर फैक्टर मुझे क्या लिखने पड़ेंगे, ए और बी। और यहीं पर क्वेश्चन टिका हुआ है अभी भी, बताओ ए और बी में कुछ कॉमन होगा या कुछ भी नहीं होगा? और जिन नंबरों में मैथ्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो भी तो क्या कॉमन होता है, यानी ए और बी कुछ भी होंगे या को प्राइम नंबर होंगे। ये एक बात क्लियर है। मैं इसे जरा भी अपने आप से नहीं कराना चाह रहा, मैं अलग अलग हथियार पकड़ा देता हूँ, आप उन हथियार को चला के दे देना, मेरे को ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात ये अच्छे से क्लियर है। दूसरी बात अलग से पकड़ो, मैंने कभी मैथ्स में आपके लिए एक इक्वेशन बनाई, मान लीजिए कभी ऐसा कुछ a प्लस बी इज इक्वल 12, ठीक है जी, और मैंने कहा ए बी निकालना है। जब आप पूरी 10th मैथ्स खत्म कर लोगे, आपका एक कंसेप्ट हर बच्चे का बड़ा सॉलिड होगा, ए बी निकालना है, तो सर ए बी वाली कितनी इक्वेशन देनी पड़ेंगी, और मैं 2 इक्वेशन दे दूं, कोई भी बच्चा ए बी निकाल भी दिया करेगा 10th खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये नॉलेज तो थोड़ी बहुत तो हो ही रही है, सर ए बी निकालना है मान लो, तो एक इक्वेशन नहीं कितनी चाहिए, तो एक तो दे दी, एक शब्दों में बताया आपको, ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं है प्रॉपर, बस ये पता आपको ए बी ऐसा कुछ है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। अब भी ए बी ढूंढना है, तो एक बात प्रॉपर इक्वेशन जिसे हम लिख पा रहे हैं, एक बात फील है, थ्योरी में पता है, लिख नहीं पा रहे ज्यादा कि ए और बी ऐसा कुछ है जिसका हाईएस्ट कॉमन क्या है 1, तो आप ऐसे ए और बी तुक्के मार के लिखो जिनका सम तो 12 ही आए और हाईएस्ट कॉमन 1 ही रहे। पहले सारी पॉसिबिलिटी बोल दो जिनका सम 12 हो, हाईएस्ट कॉमन वाला साथ साथ फाइनल करेंगे। बोलो ए अगर 1 है तो 1 में क्या ऐड करूं कि बी 11 ऐड करूं, 12 आ जाएगा। अब दोबारा सोचो, ये अगर ये ए है ये बी है, इस कंडीशन का तो सेटिस्फाइंग ढूंढ लिया हमने, लेकिन ए बी ऐसा भी होना चाहिए जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। बोलो 1 और 11 में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है सबको, 1 का फैक्टर 1 इंटू 1 ही है, 11 का 11 इंटू 1 ही है, यानी ये तो सही आंसर आ गया, एक आंसर ए बी का। दूसरा बताओ ए 2 है तो बी क्या हो सकता है, चलेगा या नहीं चलेगा? सर दोनों का सम तो 12 है, लेकिन ए बी आप कह रहे हो ऐसा भी होना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन 1 हो, जबकि 2 1 2 और 2 5 10 दोनों में तो हाईएस्ट कॉमन 2 आ रहा है, 1 तो है नहीं, यानी इस आंसर को मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल आंसर हुआ नहीं। अब जल्दी जल्दी बोलो, एक बढ़ाओ एक घटाओ करते रहो, अभी 2 लिया था, अब ये मान लो 3 हो गया, तो 3 में क्या ऐड करेंगे 12 आ जाए, तो सम तो 12 है, लेकिन ए बी ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका एचसीएफ 1 हो। बोलो 3 और 9 में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, 3 3 3 1 3 3 9, तो ये भी फेल हो गया। आगे बढ़ो, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है 4, 4 दोनों के अंदर बैठा हुआ है, ये भी फेल हो गया। आगे बढ़ाओ, बोलो हाईएस्ट कॉमन 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, 7 के 7 इंटू 1, 1 को 1 ही कॉमन आ रहा है, ये ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ाओ, 6 प्लस 6, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है 6, 1 होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, ऐसा ए भी नहीं चाहिए, ऐसा ए भी ऐड करके 12 है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन 1 ही रहे। और बढ़ाओ 6 के बाद अब इसको एक बढ़ाओ 7, 7 में क्या ऐड करें 7 5 हो सकता है, लेकिन 5 7 तो आप पहले निकाल चुके हो, तो उसका उल्टा ही तो है, और कई बार उल्टा होना अलग आंसर नहीं होता। मान लो ये भी 2 नंबर ढूंढने को कहे हैं, आपका 2 नंबर 5 7 आए, या किसी दूसरे ने बच्चे ने बोला 7 5 आए, तो अलग बात है या सेम बात है, 5 7 या 7 5 नंबर तो वही 2 है, तो अब आगे रिपीट हो रहे हैं तो फिर छोड़ देंगे हम, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग बातें बताई है, क्वेश्चन से कुछ कनेक्ट नहीं किया। किसी को इस कंसेप्ट में पहले दिक्कत है बोल दो, ए बी का सम आ रहा है और ए बी में एचसीएफ 1 होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल आप ए बी निकाल सकते हो, हल्का क्वेश्चन मत मानिएगा, मैं कह रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी फाइट मार जाता है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, लेकिन वो ये चैप्टर पूरा भूला होता है, उसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता, ठीक है। आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप जल्दी सीख पाओगे। बोलो 2 नंबरों का सम क्या है 1 2 1 5, फिर उसने बोला उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बोल रहा है ऐसे कितने 2 नंबर निकाल सकते हो जिनका एचसीएफ यही है जिनका सम यही है, कितने पॉसिबल आंसर निकाल सकते हो, अपने को पता नहीं है, अपने को इतनी मैथ्स आती है भाई 2 नंबर पूछ रहा है, अज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आएंगे उतने पॉसिबल होंगे। तो बच्चा नॉर्मल तो है, तो भैया दोनों नंबरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक को एक्स मान लो एक को वाई, एक को ए मान लो दूसरे को भी नहीं, है गलत है, दोनों का क्या पता है, यानी दोनों में हाईएस्ट कॉमन पार्ट तो 81 है ही है, उसके अलावा बोलो जो भी होगा उसमें कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा, यानी जो नॉन कॉमन नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होने, हमने क्या बोल दिया, किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब बोलो ये दोनों नंबर कब होंगे, कब आएंगे, जब तुम्हें क्या पता लगेगा ए और ए और बी निकालने के लिए 2 वेरिएबल है, कितनी इक्वेशन कितनी कंडीशनें पता होनी चाहिए, कैसे बने, उसने बोला ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, तो आपने इन दोनों नंबरों का सम 1 2 1 5 लिखा, सिंपल, एक इक्वेशन बन गई। एक और कोई है नहीं मेरे पास, और यही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, वो शब्दों में पता है यार ए भी कुछ ऐसा है कि उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए। अब शायद कुछ बच्चों ने जिन्होंने पिछला क्वेश्चन सुना था अच्छे से समझ में आ गया, तो यहां तक फाइट मार लिया और अब अटक गए सर, अब हम हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाए, तो भाई अब हिट एंड ट्रायल कर ही क्यों रहे हो,
पहले छोटा तो कर लो, इतनी भारी इक्वेशन। ऐसे मैं भी कैसे ए बी ढूंढूंगा जो यहाँ पुट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, 1215 आए तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो बोलो पूरी इक्वेशन छोटी करो पहले। सबको पता है इक्वेशन को कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 81 का आपको टेबल नहीं आता, वैसे तो 81 से ही डिवाइड हो रहा है। 9 का आता है, पहले 9 से कर लो, डिवाइडेड बाय 9। पता है ना सबको, किसी भी इक्वेशन को कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस बात पे? ये मान रहे हो आपको पता आता, किसी को भी नहीं है, लेकिन अभी चलने दो, थर्ड चैप्टर में सिखाऊंगा किसी इक्वेशन को क्यों हम कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी चलने दीजिए भैया, पेन मत चलाइए ना। हाँ जी, 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, इसको डिवाइड करेंगे 331, 327, 4 9 5 45, 135 पे कट जाएगा। दोबारा 9 से डिवाइड, और छोटा हो रहा है सर, अभी और छोटा कर लो। फिर 9 से डिवाइड a प्लस बी, ठीक है 15। अब तो बिल्कुल छोटा हो गया। अब तो तुक्के मारे जा सकते हैं ऐसे ए बी जिनका सम 15 और जिनमें हाईएस्ट कॉमन 1 हो। जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो, क्या क्या हो सकता है। 1 और हाईएस्ट कॉमन क्या है इनका, तो पहला पॉसिबल आंसर, ठीक है। फिर 2 में क्या ऐड करूं, 13, हाईएस्ट कॉमन क्या है 1, ये भी ठीक है। फिर 3 और 12, बोलो हाईएस्ट कॉमन 3, 3 4 12, 3 दोनों में कॉमन है, ये नहीं चलेगा, हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही होना चाहिए। फिर एक और बढ़ाओ, 4 4 में क्या ऐड करेगी, 15 आ जाए 11, ये भी ठीक है। इनका हाईएस्ट कॉमन भी क्या है 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, 5 और 10, सर इनका सम भी तो 15 ही है, लेकिन इनमें हाईएस्ट कॉमन 5, 5 2 10, इनमें हाईएस्ट कॉमन 1 नहीं 5 है, ये भी फेल है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। फिर और बढ़ो, 5 में बढ़ाओ 6 और 9, 3 2 6, 3 3 9, इनमें भी हाईएस्ट कॉमन क्या है 3, 1 नहीं है, ये भी फेल हो गया। फिर एक बढ़ाओ, एक घटाओ, 7, 7 में क्या ऐड करेंगे 15 आ जाए 8, 7 1 7, 2 2 2, 3 बारी 2 1 1, अभी भी हाईएस्ट कॉमन 1 है, ठीक है, ये भी ठीक है सर, ठीक है। और बढ़ाओ, 7 के बाद 8, 8 में क्या ऐड करें, बोलो ये 8 7 लेना चाहिए क्या सर, ये तो रिपीट हो गया, आंसर वही देगा। बोलो ए बी के कितने पॉसिबल आंसर ढूंढ पा रहे हैं हम? और अगर ए बी के, ध्यान से सोचना, ए बी का पहला पॉसिबल आंसर एक बार ही बोलो बच्चे, अगर A1 है तो B क्या है, और A1 और B 14 डाल के 2 नंबर बन जाएंगे आपके, और फिर दूसरा वाला A भी डालोगे दोबारा 2 बन जाएंगे, तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर कितने पॉसिबल आंसर आएंगे, 4 पेयर आएंगे इस तरह के, जिनका एचसीएफ यही आएगा, जिनका सम यही आएगा। तो उसने तो बस ये पूछा है कितने पेयर आएंगे, कितने पेयर आएंगे, ठीक है। ऑप्शन मार्क करने में कुछ नहीं है, करने में बढ़िया क्वेश्चन है, करिए ध्यान से करिए। कर गए थे क्या पहले ही, बोला क्या, और किसी का भी हुआ था क्या पहले ही? तीन रह गए, चार छोटा कहाँ हो गया, 114 213 312 फेल 411 5 10 6 9 7 8 भी तो है, एससीएफ इनका भी तो बना है। 8 7 पे क्रॉस मत मारो, वो लेना नहीं है, वो रिपीट हो रहा है। क्रॉस का मतलब तो गलत है ना, गलत तो नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए छोड़, लिखो ही मत। कोई दिक्कत है तो बोल दो। टेस्ट ले रहे हो भैया? नहीं, टेस्ट दे रहे हो इनके? नेक्स्ट बोलो किस किस का हो गया, ईमानदारी रखना बस। क्या बात है, हुआ नहीं है, ट्राई नहीं किया क्यों? मैंने कहा तो था सारा ट्राई करो, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। फिर आप मेरे से मेहनत क्यों करा रहे हो भाई? लेकिन अब खत्म होने को है, कर देते हैं खत्म, सामने देखते रहो, सब करा पाओगे। जो पूछ रहा हूँ बोलते जाना। उसने बोला 2 प्राइम नंबर का एलसीएम, कि नहीं 2 प्राइम नंबर का एलसीएम नंबर पी और क्यू है,
उनका एलसीएम कितना आया 221। अच्छा मैं थोड़ा सा अटका भी देता हूँ, मतलब ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कि हमने पढ़ा रखा हो आपको, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। एक बार आप ही लोग फाइट मारना, भैया सामने देखो, पूरी पहली लाइन फाइट मारेगी मिलके और कोई नहीं बोलेगा। देखते हैं सब मिलके मेरे को क्वेश्चन करा पाएंगे कि नहीं कराएंगे। मैं भाई एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ बस, ये एलसीएम जिन मर्जी दो नंबरों का है या प्राइम नंबर का है, सारे समझ लेना इस बात को, नहीं तो आप भी फंस जाओगे थोड़ी देर में। अच्छा कोई एग्जांपल लो, जैसे 3 और 7 प्राइम है, प्राइम नंबर में हाईएस्ट कॉमन क्या होता है 1, ठीक है भैया, को प्राइम भी होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है सर। इनमें अगर हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, और प्राइम नंबरों का एलसीएम क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर में कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट के सारे फैक्टर दूसरे के एक्स्ट्रा मतलब सारे ही लिखने पड़ जाते हैं। एक रूल बताओ सारे, किन्हीं प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों की क्या होता है प्रोडक्ट। ये अच्छे से पकड़ लेना, सोच लो बार बार, नहीं तो अभी फंस जाओगे। मैं कह रहा हूँ 17 जल्दी बताओ कैसा नंबर है, कंपोजिट या प्राइम, और 13 कैसा है। अगर मैं इनका एलसीएम बोलूं और आप लॉजिकली, अभी कोई रूल मत बनाओ, लॉजिकली लिखो, तो फर्स्ट के सारे फैक्टर 17 ही है, सेकंड में बोलो कुछ रिपीट हो रहा है अलग है, तो फिर दोनों ही मल्टीप्लाई करने पड़ गए ना। यानी दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनकी क्या होता है प्रोडक्ट। अब मैं ना तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम लिख दिया मैंने बोला और ये छुपा लिया, ये दिया ही नहीं आपको। मैंने बोला ये एलसीएम तो है किन्हीं दो नंबरों का, लेकिन किन्हीं दो प्राइम का है। अब मैंने कहा वो नंबर बता दो, तो बस इसके फैक्टर ही करने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो वही वापस आएंगे 17 और दो प्राइम ही है, और प्राइम नंबरों का एलसीएम तो उनकी प्रोडक्ट ही होता है। तो भैया अगर इसके फैक्टर ये हैं तो बोलो उसमें पहला प्राइम क्या होना चाहिए 17 और दूसरा प्राइम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर आ गए आपके सामने, देखते रहो। तो उसने बोला एलसीएम के नहीं दो प्राइम नंबर का पी और क्यू का एलसीएम क्या है 221। मैं अपनी बात फिर भी ना हर बच्चे के लिए नहीं समझा पाया, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं तो आप जबरदस्ती कर लोगे क्वेश्चन। मान लो कोई पहला नंबर है उसके फैक्टर बनाए, कोई दूसरा नंबर है उसके फैक्टर बनाए, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान देना। तो जब एलसीएम लेते हो आप तो फर्स्ट के सारे फैक्टर लिखते हो, सेकंड के भी लिख देते हो, एक्स्ट्रा वाले छोड़ देते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले लिखते हो, सॉरी रिपीट वाले छोड़ देते हो। तो ये तो सारे रिपीट ही हुए हैं, ये तो छोड़ने ही पड़ेंगे, ये तो नहीं लिख दोगे ना। तो बोलो किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होता है क्या, नहीं ना। खाली ये नंबर भी एलसीएम हो ही सकता है ना, ठीक है। लेकिन अगर दो प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम तो पक्का उनकी प्रोडक्ट होता होगा, और अगर वो उनकी प्रोडक्ट दे दे, एलसीएम दे दे, तो बस फैक्टर बनाने हैं, दोनों नंबर हाथ में आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो बस जिसको ये लॉजिक पता है उसके लिए बेकार क्वेश्चन है। बोल रही है भैया दो प्राइम नंबर का एलसीएम तो उनकी प्रोडक्ट ही होता है, तो ना आप 221 के फैक्टर कर लो यार, ठीक है। किससे डिवाइड हो रहा है बताओ, हाँ ठीक है 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 1 17, 17 3 51, ठीक है, और 13 से हो गया। बोलो 221 के प्राइम फैक्टर क्या बने बच्चों, ठीक है भैया। उसने बोला था 221 एलसीएम है कि नहीं दो प्राइम नंबर का, तो बोलो उन दो प्राइम नंबर में एक को क्या नाम दिया है और दूसरे को, यानी वो दो नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। पी बोलो क्या हुआ और क्यू क्या हुआ, ठीक है। मेरे को एक कंफ्यूजन आ गई, कराते कराते मेरे को हैंडल करा देना, सारे बच्चे आ जाओ मिलके, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको कराते कराते मेरे को बचाओ जरा। जब मैंने कहा पी इंटू क्यू, भाई दो नंबर की प्रोडक्ट है ये, तो पी इंटू क्यू ऐसे ही थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पी इंटू क्यू, तो तब पी 13 हो जाएगा और क्यू 17 हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। कौन बच्चा कहेगा भैया नहीं ऐसा नहीं कर सकते, सर उसने ये भी कहा हुआ है पी क्यू से बड़े वाले को ही पी बोलना है, कह रखा है। तो इन दोनों में बड़ा वाला कौन सा है और छोटा वाला, यानी आपको पी तो पता लग गया 17 है और क्यू पता लग गया 13 है, यानी वो दो नंबर आ गए। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ आपसे, वैल्यू किसकी बतानी है बताओ, 3 इंटू पी का मतलब और क्यू का मतलब, सॉल्व करोगे 17 3 51। पेन मत चलाना, कुछ बहुत खास है अभी नहीं कह पाए हूँ, अभी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना आंसर आ गया, ऑप्शन तो हो गई, लेकिन अभी मानो नहीं समझ में आया, ये फालतू की बात हो गई हमारे साथ। 1 मिनट और, अब कोई ठीक ठाक सा बच्चा है वो बोल रहा है भैया आपने जो कहा सारी बात ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ मेरी बात सुन लो। मैंने कहा क्या सुनाएगा, देखो क्या कंफ्यूजन होती है। भैया एलसीएम 221 है, आप कह रहे हो कि नहीं दो प्राइम नंबर का एलसीएम है, ये आपने फैक्टर कर दिया है। फैक्टर में आप कह रहे हो प्राइम नंबर का एलसीएम उनकी प्रोडक्ट ही होता है, वो दो प्राइम नंबर पी और क्यू है, एक पी हो गया एक क्यू, ये आपका कहना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो बोल रहा भैया लो फैक्टर तो मैंने भी बना दिए और आपके वाले नहीं बने हैं, और बने हैं इसी के, और बड़े वाला पी है और छोटे वाला क्यू है, तो मेरा तो पी और क्यू अलग हो गया, वो पुट करूंगा आंसर अलग हो गया। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे आ सकते हैं, आप कुछ गलत तो नहीं करा रहे,
ठीक है, कौन बच्चा बताएगा कि बताओ मैंने गलत नहीं कराया, ये ठीक है और ये गलत है, और क्यों गलत है दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो हम कुछ नहीं समझ पा रहे, फिर जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ कि जो कह देते हैं टीचर कह रहे हैं ना तो अब तो मान लेते हो। आप दिमाग नहीं चला रहे कि भाई ये सही भी कह सकते हैं गलत भी कह सकते हैं। दिमाग अपने पास है, सब चला के रखो। भैया ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा था 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होनी चाहिए। 2 प्राइम नंबर का एलसीएम तो 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होता है ना। तो भैया जब आपने ये वाले फैक्टर बनाए तो ना तो 1 प्राइम और ना 221 प्राइम, तो प्राइम फैक्टर बनाया ही नहीं तुमने। अगर मैं 3 और 7 का एलसीएम निकालूंगा तो 3 × 7 21 आएगा। ठीक है, आप उसको बोलो 21 को 21 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो प्राइम थोड़ी हुए। वो तो कह रहे हैं ना प्राइम नंबर का एलसीएम निकाला, तो फैक्टर तो प्राइम ही बनाने पड़ेंगे ना। ये बात क्लियर हो गई। इसलिए ये वाला फेल है, अगर किसी के दिमाग में आ भी जाए तो वो गलत बात है। तो आंसर तो यही है, करो। हाँ जी, हाँ लोएस्ट तो एलसीएम तो 221 है ना, 13 है ना 17 है। कहीं और पहुंच गए ना। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी आए तो थोड़ा फाइट मारना पूछने के लिए भी, बैठे मत रहना। कोई अच्छा बच्चा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मल नहीं पूछ सकता। क्वेश्चन पूछने के लिए भी दिमाग चाहिए, फिर कॉन्फिडेंस चाहिए इतने बड़े बैच में बोलने के लिए। ठीक है, और नॉर्मल बच्चा भी जो पूछेगा ना, हम तो उसको सबसे इंटेलिजेंट मानते हैं और डेफिनेटली वो इंटेलिजेंट बनता है। तो पूछने में कोई हेजिटेशन कभी नहीं। नेक्स्ट, फटाफट निपटा लो। हो गया, कर लो भाई, जल्दी कर लो। कोई कर रहा है तो बोलो, सामने देखो। एक्स वाई 180, एससी ऑफ एक्स वाई 3f, फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई। ये बेकारी क्वेश्चन हो गया। कोई कोई बच्चा ना मतलब इतना वीक होता है, ऐसा नहीं वो कर नहीं सकता लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, तो उस बेचारे को यही नहीं पता लगता क्या कह दिया। यार एक्स वाई मतलब कोई 2 नंबर हो गए, उन दोनों नंबरों की क्या दे दी, मल्टीप्लाई। फिर एक्स वाई का क्या दे दिया, एचसीएफ, उन्हीं दोनों का एचसीएफ। फिर एक्स वाई का क्या पूछ लिया। तो तुम कितनी बारी पढ़ चुके हो कि 2 नंबर की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इस मामले में 4 बातें, 3 पता होंगी तो चौथी आई जाएगी। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखते रहना। तो खैर एक्स वाई की बोलो, पहला नंबर यहाँ एक्स है और दूसरा नंबर क्या है, वाई। उनका एचसीएफ क्या है, 3, और उनका एलसीएम हमें निकालना है। और एक्स वाई की प्रोडक्ट बोलो क्या दी हुई है, तो एलसीएम तो आ ही गया, लेफ्ट राइट ही काट दो। तो एलसीएम कितना आ गया, करो फटाफट से। कंफ्यूजन है तो बोलते रहिए, जबरदस्ती मत करना। कितना भी आसान क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग सकता है, अगर लग रहा है तो बोलना पड़ेगा। हमें ये फॉर्मूला तो पता है, 2 नंबर की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल है। इसमें कोई 2 नंबर एक्स वाई कोई नंबर ही होंगे, 2 नंबरों की प्रोडक्ट दे रखी है। उन्हीं एक्स वाई का क्या दे रखा है, एचसीएफ। उन्हीं एक्स वाई का क्या पूछा है, तो ये फॉर्मूला पता है, 2 की प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। पहला नंबर एक्स, दूसरा वाई, तो पहले की जगह एक्स, दूसरे की जगह वाई। उन दोनों का एचसीएफ 3, उन दोनों का एलसीएम पता नहीं सर, निकालना है। निकल तो आया, अगर ये एक्स वाई पता हो तो एक्स इंटू वाई, तो उसने 180 दे रखा है, तो 180 इक्वल 3 इंटू एलसीएम। शिफ्ट मार दो, या तो डिवाइड में ले जाओ या लेफ्ट राइट काट दो, 60 आ गया। आ गया, जल्दी कर, जल्दी फटाफट से। असाइनमेंट हाथ में खत्म कर दो ना, आपने तो अटेम्प्ट भी नहीं करा हुआ। अगले अगले निकाल दो, 2-3 ही क्वेश्चन बचे हैं। वेट किस लिए कर रहे हो, खाली बैठोगे तो नींद आ जाएगी। भाई स्कूल से 3 बजे तक आते हो, 8-8 घंटे पढ़ते हो, फिर आप थके हुए यहीं आ जाते हो भागते भागते, रात हो जाती है। जहाँ खाली बैठे वहीं सुस्ती आ जाएगी, खाली बैठना ही नहीं है, लगे रहो, आदत बन जाएगी धीरे धीरे। बोलो, तो आ रहे हैं, एंड में है अभी ये क्वेश्चन, तो आ तो रहे हैं। नेक्स्ट सामने देखो, पेन मत चलाइए।
बोलता है 3 बेल हैं, मान लीजिए आपके स्कूल की 3 बेल हैं, पहली बेल हर 4 मिनट के इंटरवल पर रिंग करती रहती है, 4-4 मिनट बाद बजती रहती है। दूसरी बेल हर 7 मिनट के टाइम स्पेन पे रिंग करती रहती है। तीसरी बेल हर 14 मिनट पर रिंग करती रहती है, 14-14 मिनट पर रिंग करती रहेगी। ठीक है भैया, 3 बेल इतने इतने टाइम स्पेन पे, टाइम का यूनिट जरूर देख लिया करो, सेकंड में है मिनट में है, मिनट में है, 4 मिनट 7 मिनट 14 मिनट के इंटरवल पर रिंग करती रहती है, नॉर्मल। ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, पहली बारी में इकट्ठा बजी, और कितने बजे इकट्ठा बजी? उसके बाद दूसरी बारी रिंग करेंगी तो टाइम स्पेन तो अलग अलग है, सब अलग अलग बजेंगी, लेकिन वो लगातार बजती रहे, लगातार बजती रहे, कहीं ना कहीं जाके दोबारा इकट्ठा बज जाएंगी। पूछ क्या रहे? व्हेन द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट, किस टाइम पे दोबारा इकट्ठा बज जाएंगी? नहीं पता सर। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ 4 मिनट बाद 4-4 के मल्टीपल पे पहली बेल बजती जा रही है, दूसरी बेल 7-7 के मल्टीपल पे बज रही है, तीसरी 14 के मल्टीपल पे बज रही है। इकट्ठा बजना है तो किसी भी मल्टीपल पे बजेगी या कॉमन मल्टीपल पे? कॉमन मल्टीपल एक यहाँ बहुत देर बाद आएगा, फिर और बहुत देर बाद आएगा, फिर बहुत देर बाद आएगा, बहुत सारे आएंगे कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले इकट्ठा कब बजेंगे? किसी भी कॉमन मल्टीपल पे या लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे? यानी कितनी देर बाद वो सारी बेल इकट्ठा रिंग करेंगी? वो आंसर क्या है? एलसीएम ऑफ 3 बेल। ठीक है भैया, तो बाहर इशारा पता क्या कर रहा था? 12th प्लस का बच्चा है, बढ़िया वाला। ठीक है, और हम उन्हें सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसमें आज यही क्वेश्चन कराया है 12वीं प्लस वाले बच्चे को, और आप भी यही कर रहे हो। ठीक है, 12वीं के एंट्रेंस से भी आते हैं, तो देख के हंस रहा है। ठीक है, हाँ सामने देखते रहना। तो कब भेजेंगी सारी बेल इकट्ठा? बोलो, वो इन सब का क्या होगा? मल्टीपल, कोई भी कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उस हिसाब से हम अभी एलसीएम निकाल के आंसर कर लेंगे। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब थोड़ा रट के जुगाड़ में करना है। तो बोलो सारी बेल इकट्ठा कब बजेंगी? 4, 7, 14 से छोटे टाइम पे या ज्यादा टाइम पे? ज्यादा क्या होता है, फैक्टर या मल्टीपल? मल्टीपल से क्या बनता है? तो भी एलसीएम ही निकालना, कैसे भी पकड़ा। अब आप एलसीएम निकाल रहे हो 4, 7 और 14 का। 4 के प्राइम फैक्टर 2 × 2, 7 के प्राइम फैक्टर खुद ही 7 है, 14 के प्राइम फैक्टर 2 × 7। एलसीएम फर्स्ट के सारे फैक्टर बोलो 2 × सेकंड के एक्स्ट्रा 7, 2 लिख चुके हो, 7 लिख चुके हो, आना नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो। मेरे बोलते हुए पेन मत चलाना, बहुत पिटाई पड़ सकती है जी। ठीक है जी, बच्चों के हाथ भी टूटते हैं हमारे यहाँ, पैर भी टूटते हैं, बेंच भी टूटते हैं, शीशे भी टूटते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, साल में एक बार ही होगा, लेकिन हो जाएगा। और सबसे अच्छा बच्चा 100 में 100 नंबर लाता है, बहुत बढ़िया बच्चा है। बस मैं बढ़ा रहा हूँ, वो नीचे देख के लिख रहा है, और मेरे को गुस्सा चढ़ गया तो बस चढ़ गया। बाद में मैं भी रहूँगा उसके साथ कि मैंने इतना क्यों मारा, लेकिन पिटाई तो हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ ये मत करिए कोई भी। जब मैं बोल रहा हूँ आप ना नीचे देखिए ना लिखिए। ठीक है, आपकी दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत है, मेरे को फालतू को गुस्सा चढ़ जाता है। ठीक है, सामने देखते रहो। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 2 4 4 7 दा। बोलो कितने मिनट बाद सारी बेल बजेंगी इकट्ठा? तो उसने ये नहीं पूछा कितने मिनट बाद इकट्ठा बजेंगी, बोल रहे कब बजेंगी, टाइम बताना है। पहली बारी 6 बजे बजी थी, अब 28 मिनट बाद यानी 6:28 AM। ठीक है भैया, कर दो फटाफट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं शुरू की स्टेटमेंट तो लिखनी होगी ना, बिल्कुल लिखनी होगी। मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मैं थोड़ा रफ करा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड आंसर इज एलसीएम ऑफ 4, 7 and 14 plus 6 AM। नेक्स्ट, पहले पेपर देने फिर रह जाएंगे। पास करना आगे वाले बच्चे जल्दी जल्दी। वर्षा 18.5 out of 19। अविका 19 out of 19। बीनी 18.5, वहीं बैठे रहो, वहीं पहुंच जाएगा। 18.5 out of 19। श्रव्या, आप नाम सही बोला, आप बोलो। श्रव्या 16 out of 19। इसमें जीप घूम जाएगी। मैं सरनेम बोल देता हूँ, वो रहा, नाम बोलना अपना।
एलाइसिया बोलेंगे ना, क्या दिक्कत है? एलाइसिया 16.5। समर 12.5 आउट ऑफ 19। 7 नंबर मैथ्स में बहुत बड़ी बात होती है करवाना, ठीक है? तो हार्ड वर्क करो, ऐसे नहीं चलेगा। कर पाओगे, कोशिश कर पाओगे तो करोगे तो बेटर होगा। पूरे बैच के भी नंबर देखना, ठीक है ना? फिर अपने भी देखना, फिर कंपेयर करना, मेरे कम क्यों रह गए भाई, मैं अनोखा क्यों ऐसे। साचेत 19 आउट ऑफ 19। सक्षम बीच में बात मत करना, मैंने कहा था पिटाई हो सकती है और ज़्यादा होगी। सक्षम 19 आउट ऑफ 19। अर्पण कोई फ्रेंड है तो ले लो, 17.5। हितेश 14.5 आउट ऑफ 19। सहज कोई फ्रेंड जानते हो तो रख लो, 11 आउट ऑफ 19। डिम्पी 16 आउट ऑफ 19। अवलदीप 12 आउट ऑफ 19। सरदार जी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मेहनत करो भाई। रुद्रा 14 आउट ऑफ 19। मयंक 17। स्वाति 13। बढ़िया, अभी से पूरा करने की कोशिश करो। रिधिमा कुमार 19 ऑफ 19। प्रणव 16। कनक गुप्ता 17.5। हिमान्या दे दोगे 15। हरनूर 18। पेपर कैसे स्टेपल होता है? ये लो, ये भी तुम्हारे ही है। देखो कुछ स्टेपल है, कुछ नहीं भी है। अनन्या 19 आउट ऑफ 19। कियान 18.5। आधा नहीं कटना चाहिए दोस्त, ये आधा कट गया तो इसी में फंसे रह जाओगे, बाद में 99 आएंगे, 100 नहीं आएंगे। विपिन 14.5। लेट आए थे आप शायद ना? हाँ। शुभम 15। आरना 18। रक्षित 19। बातें नहीं, गेम खिला देते हैं आपको एक, मेरे बोलते हुए। स्टैचू समझते हो किसे कहते हैं? ऑल स्टैचू। कोई भी हिला, हल्का सा लगा देना है ऐसे। पेपर लेने के लिए हिलना है, पेपर पास करने के लिए हिलना है, बस। बाकी हिला तो गए, ठीक है? ये हिली, ये हिल रही है, अभी भी हिल रही है। स्टैचू स्टैचू, हाँ अब सही है। कुणाल 13 आउट ऑफ 19। तमिश 19 आउट ऑफ 19। गुड। आकाश 19। सारवी 16। आकांक्षा 19। निशी 19। रियल नंबर वही लिखा है, मैं बोलो सबसे ऊपर रियल नंबर लिखा और टेस्ट लिखा है। नंबर पूरे हैं, मतलब चालू बच्चा तो नहीं होगा कि छुपाने के लिए। बोलो किसका है, ले लो, कोई भी ले लो, जिसका गंदा हुआ है वो ले लो, घर जाके दिखा देना। है कोई मालिक? हाँ भाई लेना। दानिश 19। वर्षिका जो भी है 16.5। लक्षण्य 18.5। पवित्रा 18.5। दृष्टि 19। गगनदीप 19। एमोन कौन है? डरो मत इतना, नंबर कम है लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छे से कोशिश करो और आगे बैठा करो। कोई प्रॉब्लम है बोलना शुरू करो। इतनी पीछे भीड़ में बैठोगे ना तो अपनी प्रॉब्लम बोल नहीं पाओगे, इंप्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है? बिना डरे आराम से अपनी प्रॉब्लम बोलते रहो, घर जाके थोड़ा सा ठीक से मेहनत करो, ठीक हो जाएगा। 9 आउट ऑफ 19। हार्दिक 18 आउट ऑफ 19। पास करो भाई, पेपर उठा। कीर्ति
17 out of 19. Yashvi, 16 and a half. Hansi, 15 and a half. Savan, 15 and a half. रियल नंबर कोई है तो ले लो. रिधिमा, यही है. रिधिमा, 15 एंड हाफ. इसके लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख दो. 3 बेल विल रिंग टुगेदर एट 6:28 AM. क्या कहाँ लिखा है? अभी तो लिखा है. बेशरम, झूठ भी बोल रहा है ऊपर से. मैंने मारा इसे? नहीं ना. मारा क्या? कोई नहीं देख रहा ना. कहाँ मारा? कहाँ मैंने? तो प्यार कर रहा हूँ. हाँ, कितना अच्छा बच्चा है. तू झूठ बोलेगा तो हमें भी तो बोलना आता होगा. मैंने क्वेश्चन के मार्क्स में क्यों दूं? मैं तो आंसर के दूंगा. अभी देखते हैं आफ्टर क्लास. ठीक है. कभी भी टेस्ट में टोटलिंग से कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कराना है तो रिसेप्शन पे जाइए, मेरे पास मत आना. हाँ जी, शिव भैया ही चेक करते हैं. वही आपको या तो समझा देंगे कि ये ठीक है, या उनसे मान लो कुछ रह गया होगा तो ठीक कर लेंगे. नेक्स्ट. टाइम बचा है, काम खत्म हो जाएगा. जल्दी बोलो. √3 रेशनल दिया हुआ है 5. ये भी करेक्शन मान लो. वैसे तो ये हो रहा था इस पे. मान लो ऐसा प्रिंट है तो बस 5 + 2 को आपको क्या करना था, और ये छोटे वाले तरीके से हो जाएगा. लेकिन ऐसे हम करेक्शन मान रहे हैं, 2 हटाना है यहाँ से. यानी 5 + 2 √3 को रेशनल प्रूफ करना है. ये भैया मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है. आखिरी क्वेश्चन है. आखिरी क्वेश्चनों में सभी असाइनमेंट में फंस ही जाता हूँ. मेरे से होते ही नहीं है. कोई बच्चा ही करा देता है, फिर बोलता है भैया रहने दो मैं करा देता हूँ. चल बता. A² दिया हुआ है 23/25. ए के बारे में पूछ रहा है भाई, रैशनल है रैशनल है. ज़्यादा आगे मत जाओ, अपने रैशनल इरेशनल खूब पढ़ा है. अगर एक कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड में लिखा है जिसमें रूट भी नहीं है तो पक्का रैशनल ही है. लेकिन कहीं भी रूट आ जाए, रूट पूरा सॉल्व भी ना हो रहा हो, तो पक्का इरेशनल है. बताओ किस किस को दिख रहा है ये नंबर इरेशनल है? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? बोलो ये वैल्यू A की दी है या A² की दी है? सर ये वैल्यू तो A² की पूछा ही है, तो भाई से बना लो ना पहले आप. तो बोलो स्क्वायर उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? 23/23 का रूट तो एग्जैक्ट सॉल्व होना नहीं है, प्राइम नंबर है. और 25 का रूट बाहर क्या आ जाएगा? अब बताओ A का मतलब क्या निकला? √23/5. अब बोलो ये रैशनल है या इरेशनल है तो यूं डिवाइड का नंबर. लेकिन कोई भी रूट आ जाए जिसका रूट एग्जैक्ट सॉल्व ना होता हो तो पक्का अब ये क्या है? इरेशनल. ऑप्शन कौन सी आ गई? बी पार्ट. बोलो कंफ्यूजन किसी को भी? नेक्स्ट. 2 - √3 रेशनल प्रूफ करना है. √3 दिया हुआ है, छोटे वाले मेथड से हो जाएगा. ठीक है जी. कोई दिक्कत किसी को भी? मान लें खत्म चैप्टर है. ठीक है जी. अभी तो बहुत करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे पहले 15 चैप्टर 14 चैप्टर NCERT के हैं, सब खत्म करके फिर मैं अपनी लिखी किताब पे आ जाऊंगा. इतनी मोटी किताब है. ठीक है. जब सारा मैथ्स खत्म हो जाएगा फिर उसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे. खैर, गेम दोबारा से स्टार्ट हो रही है. थोड़ा मजे में खेला करो ना, बोर नहीं हो जाते. ठीक है. और हल्के हल्के लगा देना आपकी बारी, जो ज़्यादा हिल रहा हो तो. ऑल स्टैचू जब तक मैं अटेंडेंस लूँगा. ठीक है. एक दूसरे पर तिरछी निगाह करते देखते रहो बस. जो गड़बड़ कर दे उसे पेल दीजिएगा. मारे दो. भूल रहा है ज़्यादा. आरना, आदित्य, आकांक्षा, आकाश, अनन्या, अवलदीप, अविका, वर्षा, भीनी,
दानिश, डिम्पी, दृष्टि, वही वाला नाम आ गया, एलाइसिया, इमन, हार्दिक, हनूर। भाई जिसकी हंसने की भी आवाज आएगी तो गेम तो उसने डिफॉल्ट कर दी ना, मारो पकड़ गया। सारे हंसे, सारे फंस गए। लड़ मत लेना, हर साल की कहानी बता रहा हूं। अब किसी बच्चे ने जरा तेज लग गया उसका, वो बाहर जाके बोलता भाई तूने मेरे को मारा कैसे। दूसरे ने पत्थर उठाया, मजाक मजाक में ऐसे करा, उसके सिर पे जाके लग गया, उसका सर फट गया। ठीक है, थोड़ी देर में मम्मी पापा बच्चा सब आ गए, ये हुआ क्या। ठीक है, और यहाँ कोराम मच गया, दोनों के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे साइड में बैठे हैं, मैं साइड में बैठ के देख रहा हूँ हो क्या रहा है। ऐसे मत कर देना कभी भी, ठीक है। ये मजाक मजाक उसी के साथ खेला जाता है जो उसको बर्दाश्त कर सकता है, वो भी हल्का हल्का। मजाक मजाक में ये नहीं है कि लड़ाई लड़ लो कभी, ठीक है। मैं जान निकाल लूंगा, मैं बहुत मारता हूँ। फिर हिमान्य, हितेश, कनक, कनव, काव्या, कीरत ऑनलाइन सर, जी, कीर्ति, कियान, कुणाल, लक्षण्य, मयंक, निशी। देखो पढ़ाकू एक है हमारे पास, लगा बड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं अटेंडेंस हो रही है। जिसका असाइनमेंट अगर पूरा नहीं है तो कर लेते हैं ना, होमवर्क कॉपी पे पूरा नहीं है, 2-4-5 मिनट बैठे हैं कर लो, अटेंडेंस हो ही रही है। गर्वित, तानवी, तन्वी, पवित्रा, प्रणव गोस्वामी, रक्षित, रिधिमा, रुद्र, रूपम, साचेत, सक्षम, सक्षम वर्मा, समर, सारवी। शक्ल दिखाया करो भाई, मेरे को नाम याद करने हैं, मेरे को अटेंडेंस में इतना टाइम नहीं लगता, मैं 30 सेकंड में अटेंडेंस कर लेता हूँ। मेरे को सबकी शक्लें याद होती हैं तो मैं अपने आप लगाता देता हूँ। तो अभी मेरे को कम से कम 15 दिन लगेंगे आपके नाम याद करने में, अटेंडेंस के साथ अपनी शक्ल बताया करो जरा। सावन, श्रव्या, शुभम कुमार, स्वाति, तनिष, वंशिका, यशवी, यतिन, अर्पण, अर्पण, गगनदीप, रिधिमा, जैमिन, जैस्मिन, सुहानी, दुष्यंत, युग, शुभोजीत। किसी का नाम मैंने नहीं बोला हो तो बताओ। मौलिक, 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 हर्षिल, रंजन, संभव, विपिन, दीपांशी,